मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ। वही अज्ञात शक्ति है जो आप अज्ञात शक्ति क्यों कह रहे हैं? ईश्वर बोलिए ना। नहीं वही मैं आ रहा हूँ उसी पे। अच्छा। उसी उस शक्ति से कहीं कनेक्टेड हुए? मेरे पास हेलमेट नहीं था, मेरे अंदर से जैसे कोई आवाज़ है, भाई हेलमेट ले लो तुम। बहुत ही भयानक वाला एक्सीडेंट। हेलमेट नहीं पहना होता तो आपकी खोपड़ी फट जाती। आप लोग टाइम ट्रेवल भी करते हैं, कुछ 2-3 घटनाएं बता सकते हैं आप मुझे? बाबा राम रहीम के साथ में जो उनकी सहयोगी थी हनीप्रीत, इसको 7 स्टेट की पुलिस ढूंढ रही थी। तो हमने टाइम ट्रेवल करके पता करा था कि वो अभी कहाँ होंगी। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमने मीडिया को दिया था। और आपको ध्यान रहे कि हनीप्रीत को मीडिया ने ढूंढा था, पुलिस ने नहीं। सांगली में एक लड़के का मर्डर हुआ। पुलिस ने प्राइमा फेसी केस ऐसा बनाया था कि शायद ये लव अफेयर का मामला है, सुसाइड का मामला है। टाइम ट्रेवल करके मैंने बताया कि आपके बच्चे का जो है मर्डर हुआ है। तो कुएं में से बाइक भी बरामद हुई। जो विधा आप बता रहे हैं ना, हमारे यहाँ पूर्वांचल में ओझा सोखा ऐसा काम करते हैं, मैं बात करूंगा उस पर। किसी की तस्वीर हमको दी कि अच्छा ये बता दीजिए कि अभी इंसान कहाँ है, क्या कर रहा है, बता सकते हैं? तो मैंने कहा ये मेरा बेटा भी बता देगा। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। तो ये क्या इंट्यूशन का गेम है या यहाँ भी कोई ट्रिक है या कुछ और है? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या ये आज भी गांव में बड़ी जिंदा है। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी होती है कि वो आपको अपने अंदर घुसने ही नहीं देंगे, फिर वो वहाँ पे एनएलपी कैसे काम करेगी? एनएलपी में कहीं ऐसा नहीं कि पास्ट लाइफ में जाके सर लोग दावा करते हैं एनएलपी में पास्ट लाइफ। हाँ, सपेरा जो है जिंदा सांप लेके आया है, पिन से बहुत सारे स्क्रैचेस कर दूं। अपनी स्किल के ऊपर पूरा भरोसा था। लोग खूब आजमाते हैं लोग आपको। हाँ, ईश्वरी संवाद से जोड़ने का काम कितना कठिन काम होता है ये करना? बड़ा सर। अध्यात्म कहता है कि जन्मों जन्म लग जाते हैं इस तरह का साधना करने में, खुद को और वहाँ कनेक्ट करने में। आप कह रहे हैं कि ये आसान है? आसान मतलब मैं कहूँ चुटकी में। कुंडलिनी जागरण जिसको चक्रास की बात करते हैं। इंसान का एक ही जीवन में 7 बार जन्म होता है। तो योनियां भी तो बदलती हैं सर। मेरा ये आप दूसरा जन्म मानिए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ईश्वर को हर पल अपने साथ महसूस करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर 45 साल तक आप नहीं कर पाए ना, तो फिर छोड़ दीजिए, नियति पे आप कुछ नहीं कर सकते। सब बहुत लोग उदास हो जाएंगे। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा पॉडकास्ट अलग तरीके का होने वाला है, क्योंकि आपने थंबनेल देख करके ये अंदाजा तो लगा लिया होगा कि आज तक कभी मैंने ऐसा थंबनेल नहीं बनाया। तो आखिर क्यों बनाया? आज जो बातचीत होने वाली है या जो हो चुकी है, उसमें एक चीज़ तो आपको देखने को मिलेगी कि तमाम भ्रम टूटेंगे और कुछ नई मान्यताएं जन्म लेंगी, या आप यूँ कहिए कि आप अपने दिमाग में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जब आदमी इस दुनिया में होता है तो कुछ लोग आध्यात्मिक यात्रा करते हैं और कुछ नया लेकर के आते हैं। कुछ लोग विज्ञान पे काम करते हैं, कुछ नया लेकर के आ जाते हैं। कुछ लोग समाज पे काम करते हैं, नया लेकर आते हैं। कोई नए सूत्र पे काम करता है और एक नया सूत्र लेकर के आ जाता है। और जब वो आता है तो पीछे से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मैंने लिखा था कि एनएलपी का बाप पीएनआरपी। अब पीएनआरपी बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट होगा। ये कि ये पीएनआरपी क्या है? एनएलपी, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, ये सब तो आप लोग जानते हैं। तो आज हम इसी पीएनआरपी की बात करेंगे और पीएनआरपी कितना डेप्थ में है उसमें हम बात करेंगे। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो अश्विनी त्रिवेदी जी हैं। जिन्होंने 1994 और आज ये 2026 चल रहा है, यानी कि 32 सालों से ना सिर्फ रिसर्च किया है बल्कि तमाम लोगों की वो ज़िंदगी बदले हैं। इस पॉडकास्ट को देखिए, मैं ये दावा करता हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपके भ्रमों को तोड़ेंगी और आपके दिमाग में नए मान्यताओं को जगह देंगी। तो आइए हम स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट का। सर थैंक यू सो मच ये समय देने के लिए। सर जब मैंने पीएनआरपी सुना ना, तो मेरे लिए भी बड़ा नया सब्जेक्ट था, क्योंकि बाकी मुद्दों पे तो हम लोग बात करते हैं। मुझे ज़रा सा पीएनआरपी के बारे में समझाएं, क्योंकि मैं तो जानता हूँ अब, लेकिन जो मेरा दर्शक होगा जिसने इस वीडियो को पहली बार क्लिक किया तो वो भी ये समझेगा ये पीएनआरपी है क्या। ज़रा बताएं सर, ये पीएनआरपी क्या है? पीएनआरपी का फुल फॉर्म है साइको न्यूरो रीपैटर्निंग। ओके। साइको की अगर हम बात करें तो चेतना, साइक यानी कि चेतना, कॉन्शियसनेस। न्यूरो हमारी जो नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन जो हमारे बॉडी में जो भी अनुभवों को कम्युनिकेट करता है इम्पल्सिस के जरिए, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए। और वो जो न्यूरल पैटर्न बनी हुई है, जो हम इमोशंस को अनुभव करते हैं, और यही पैटर्न से हमारी थिंकिंग डेवलप होती है। जी। और इसको कैसे बदला जाए,
और इस विज्ञान का जन्म हुआ कि जब मैंने आज से कई साल पहले 1992-93 में पहली बार एनएलपी के बारे में जब सुना था, तब यहाँ पर इंडिया में किसी को एनएलपी क्या है पता भी नहीं था। अच्छा। और मुझे याद है उस ज़माने में वो वीसीआर की कैसेट्स आती थी, डॉक्टर रिचर्ड बेंडलर की एनएलपी के ऊपर कैसेट्स वगैरह मैं मंगवाता था मेरे एक दोस्त के पास से। वो जब कभी भी साल में आता था तो ऐसा नहीं कि हम कुरियर से मंगवाते थे, वो आता था तो जो भी बक्से में भर के ले आते थे। अच्छा। और इस तरह से मैंने पहले तो वो वीडियोस देखकर सीखा एनएलपी क्या है, और बाद में तो काफ़ी मैंने इसमें रिसर्च किया, मैंने खुद ने भी एनएलपी सीखा। तो एनएलपी है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जी। और बेसिकली एनएलपी को माना जाता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ओके। इसको कहा जाता है कि साइंस ऑफ एक्सेलेंस, ठीक है। टेक्नोलॉजी ऑफ अचीवमेंट्स एंड साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, इतने नामों से एनएलपी को जाना जाता है और वाकई में बहुत अद्भुत विज्ञान है। पर जब मैंने इनका अभ्यास किया, और मेरी एक आदत बनी हुई है कि जब कभी मैं कोई किताब पढ़ूंगा या किसी भी कोई नई चीज़ के बारे में जानूंगा या मुझे इसके बारे में कहीं से अवगत होगा, मैं सीधा स्वीकार नहीं करता। ओके। मेरी ये आदत है कि आई ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इसमें कमी ढूंढता हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये मेरी सोच रहती है कि मैं इसमें नया क्या ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। तो मेरे इसी विचार से मैंने देखा कि एनएलपी है तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ कि जो ह्यूमन कम्युनिकेशन के दो अहम पहलू है, इंट्रापर्सनल कि इंसान खुद से जो संवाद करता है, सेल्फ टॉक करता है, और इंटरपर्सनल दूसरों से जो संवाद करता है, ये अहम पहलू जो ह्यूमन कम्युनिकेशन के हैं उसको कैसे बेहतर करना, ये एनएलपी बड़ी बखूबी सिखाता है। ठीक है। और मैं कहता हूँ अपने आप में बहुत अद्भुत साइंस है। आज भी मैं अभी भी कहूँ, हालांकि भले ही मैंने पीएनआरपी को डेवलप किया है, लेकिन एनएलपी में भी मैं बहुत कुछ नया इसमें पीएनआरपी के साथ करके एक्सप्लोरेशन अभी भी चालू है। तो मैंने देखा कि एक और अहम पहलू है ह्यूमन कम्युनिकेशन का जिसका एनएलपी में जिक्र नहीं है, और वो है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, थोड़ा सा इसको भी आप समझाएं। हाँ, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन वो है कि कोई एक अज्ञात शक्ति तो है, ये तो मानना पड़ेगा, कोई अज्ञात शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड का और इवन हमारे जीवन का नियंत्रण करती है। आप अज्ञात शक्ति क्यों कह रहे हैं, ईश्वर बोलिए ना। नहीं वही मैं आ रहा हूँ उसी पे। अच्छा। उसी पे। क्योंकि देखिए, अगर मैं किसी धर्म, किसी पर्टिकुलर भगवान का संदर्भ लेके बात करूंगा तो ये किसी धर्म रिलीजन स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पर चूंकि ये कोई रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, समग्र मानव जाति के लिए है। ठीक है। धर्म तो हमने बनाए, इसलिए मैं अज्ञात शक्ति कह रहा हूँ, क्योंकि जिस अज्ञात शक्ति को किसी ने जाना नहीं है, देखा नहीं है, तो सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से उनको पूजना शुरू किया। तो किसी ने इसको अल्लाह माना, किसी ने गॉड माना, किसी ने ईश्वर माना, इसी तरह से। और इसीलिए मैं अज्ञात शक्ति बोला। पर कोई शक्ति है जो नियंत्रण करती है, और यहाँ तक कि हमारे जीवन को भी और हमको भी। तो हम अज्ञात रूप से, अदृश्य रूप से वो शक्ति हमसे बात करती है। ठीक है। हम भी निरंतर उससे बात करते हैं। ठीक है। प्रकृति, नेचर निरंतर हमसे बात करती है। अगर मैं समीकरण बताऊं तो पुरुष, प्रकृति और परमात्मा। पुरुष यानी कि इंसान मध्य में है, प्रकृति और परमात्मा दोनों बात करते हैं, इंसान भी दोनों से बात करता है। और यह है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है। हमें कई बार इंट्यूशंस होते हैं, पूर्वाभास होते हैं, देजावू होता है, टेलीपैथी, प्रिकॉग्निटिव ड्रीम्स, स्वप्न संकेत। स्वप्न में कोई घटना देखना, और जो स्वप्न में घटना देखी वैसी ही घटना कुछ दिनों के पश्चात जीवन में देखने को कहीं ना कहीं मिलती है, मिल जाती है। तो ये सारे अनुभव जो है वो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशंस के अनुभव है। ओके, जिसको आपने पीएनआरपी का नाम दिया। नहीं, ये जो अनुभव है उसके पीछे क्यों ऐसा होता है, तो जो आपके साथ अनायास आपके न चाहते हुए भी पूर्वाभास हो जाता है, तो क्या ये संभव है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार ऐसा अनुभव करें?
और उसके लिए जो मैंने मेथोडोलॉजी बनाया, जो एक पूरा मैं कह सकता हूँ कि इस अपने आप में एक साइंस है, उसका नाम है PNRP। PNRP। तो जैसे NLP में प्रीसपोजिशंस हैं, तो वैसे PNRP के प्रीसपोजिशंस हैं। NLP का अपना एक मॉडल है कि पांचों सेंसेस के जरिए दिमाग में हमारे मटेरियल रियलिटी जो आसपास भौतिक अनुभव उनकी जानकारी जाती है, और हमारे दिमाग में पहले से जो वैल्यूज़, क्वेश्चंस, बिलीव्स, पास्ट रेफरेंसेस, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, ये जो अहम मुद्दे हैं जिसके आधार पर दिमाग प्रोसेसिंग करता है उस जो डाटा को, जो दिमाग में अनुभव का इन्फॉर्मेशन जाता है, डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन, 3 रूप में। और जो भी अनुभव जो भी होता है डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन, उसको या तो हम पेन के रूप में अनुभव करते हैं, प्लेजर के रूप में अनुभव करते हैं, और उसी पेन और प्लेजर को हम शब्दों की या तो शरीर की भाषा से, वर्बल और नॉन वर्बल भाषा से कम्युनिकेट करते हैं। तो NLP इसका विज्ञान कि ये जो कम्युनिकेशन है, जैसा आप पेन या प्लेजर को कम्युनिकेट करने के लिए जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह की भाषा का उपयोग करोगे, चाहे वो खुद से बात करने के लिए हो या दूसरों से बात करने के लिए, वैसी इमोशंस का आप अनुभव करोगे। जैसी आपकी इमोशंस होगी वैसा आपका बिहेवियर होगा, जैसा बिहेवियर होगा ऐसा डिसीजंस होंगे, और जैसे डिसीजंस होंगे वैसी डेस्टिनी होगी। कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ योर डेस्टिनी इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ योर डिसीजंस। मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, इसलिए समझ पा रहा हूँ कि अगर मैं गुस्से में डिसीजन लेता हूँ तो बर्बाद की तरफ ले जाता है, खुशी में डिसीजन लेता हूँ तो चीज़ें हैप्पी बनती है, इमोशनली होकर कुछ करता हूँ तो बाद में पछताना पड़ता है। ये बात तो प्रमाणित है, इसमें कोई राय नहीं है। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ये PNRP आप लेकर के आए या आपसे पहले भी कोई कर रहा था इस पर काम? देखिए, ये जो है, जब तक मेरा जो संशोधन है, मेरी जानकारी में ऐसा अभी तक तो आया नहीं है कि किसी ने ऐसा कोई किया हो। क्योंकि नहीं मैं ही लेके आया तो ये ईगो प्रेरित हो जाएगा, और मैं हमेशा गॉड ड्रिवन लाइफ जीता हूँ, ईगो ड्रिवन नहीं। तो ये तो मैंने किया, मैंने नहीं किया, ये आया है, मैं तो निमित्त बना हूँ। चलिए, ये अच्छा लगा सुन के, क्योंकि अब तक वेस्टर्न चीज़ों को इंडियन लोग फॉलो करते थे, केवल अध्यात्म की साधनाओं को छोड़ दें। तो जैसे NLP भी तब चर्चे में आई जब बाहर के लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया। हमारे यहाँ तमाम राइटर ऐसे हुए जिन्होंने इतना गूढ़ विषय लिखा, उसको विदेशी लेकर गए और ट्रांसलेट करके लेकर आए, तो मोटिवेशनल स्पीकर बन के वो बिकने लगे, मोटिवेशनल किताबें बिकने लगी। तो अच्छा लग रहा है ये बात करके। देखते हैं इस पॉडकास्ट में और क्या क्या हम लोग निकाल कर लेकर के आ पाते हैं। मुझे ज़रा ये बताया कि क्या कभी इस PNRP के जितने भी विंग्स हैं जिसमें आप काम कर रहे थे, तो ये ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन है, कभी इससे आपकी ऐसी कोई मुलाकात हुई हो जो आपको लगा हो कि यार इन सबसे इतर है और आप उस शक्ति से कहीं कनेक्टेड हुए? बिल्कुल, ऐसे कई बार मुझे याद है कि मेरे बहुत साल पहले कई ऐसे अनुभव हैं। जैसे मैं बात करूं तो 93-94 में जब मैंने अभ्यास शुरू ही किया था NLP का, मैं बड़ौदा में रहता था, और हर सैटरडे संडे छुट्टी में मैं अहमदाबाद आता था बाइक से, और मेरे पास हेलमेट नहीं था। तो मैं रोड पे जा रहा था, सामने हेलमेट का एक शॉप था। मेरे अंदर से जैसे कोई आवाज़ है कि भाई एक हेलमेट ले लो, तुम कल तुम्हें अहमदाबाद जाना है, एक हेलमेट ले लो। अब उस ज़माने में सीधी सी बात है, आई डिड नॉट हैव इनफ मनी, मेरे जेब में शायद 1-8 हज़ार रुपये होंगे। तो मैं सोचा अभी हेलमेट लेंगे, कल अहमदाबाद भी जाना है, तो बाद में कभी ले लेंगे। तो मैं उस रास्ते से वापस निकल गया। फिर अगेन उसी रास्ते पे मुझे शाम को वापस निकल आना था, तो फिर से अंदर से वही है कि जे भाई हेलमेट ले लो। और जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि कोई फोर्सफुली ये कह रहा है, एंड जैसे कि हाथ तो मेरा गाड़ी ये जो बाइक का जो स्टीयरिंग है वो हैंडल है वो पकड़ा हुआ है, पर जैसे कोई अज्ञात शक्ति उसको मुड़ा ले रही है। अच्छा। और जैसे मैं एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, और मैं बाइक को रोकता हूँ शॉप की दुकान पे जाके, और मुझे याद भी स्टड का हेलमेट 900 के आसपास में बढ़िया वाला लिया था। मेरे जेब में 100 रुपये बचे थे। मैंने सोचा वैसे बाइक में पेट्रोल तो पूरी भरी हुई टैंक, तो ऐसे पेट्रोल के लिए कोई ज़रूरत नहीं, बाकी 100 रुपये से काम चल जाएगा। फिर घर पहुँचूंगा तो फिर तो कोई पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं हेलमेट पहन के बड़ौदा से अहमदाबाद के लिए निकला। अच्छा। और रास्ते में मेरा बहुत ही भयानक वाला एक्सीडेंट हुआ। हाँ। इतना एक्सीडेंट कि वो हेलमेट पे करीब करीब ऐसा 1 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर का खड्डा हो गया था। अच्छा। और जिसने मुझे गिरते हुए देखा, उन्होंने कहा अगर आपने हेलमेट नहीं पहना होता तो आपकी खोपड़ी फट जाती। हाँ। तब मुझे लगा कि नहीं, वो कोई अज्ञात शक्ति है। जो इस अज्ञात शक्ति की बात करें तो मुझे लगा कोई तो देयर वाज समवन। ये तो बहुत लोग महसूस कर रहे होंगे सर, बहुतों के साथ ऐसा होगा, तब वहाँ से पकड़ लिया। हाँ, वो पकड़ नहीं पाते। तो ये जो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन की जो मैं बात करूँ, वहाँ से शुरू हुआ
कि ये कौन सा कम्युनिकेशन है, कौन मुझसे बात कर रहा है। तो वहाँ से मेरा एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ। चलिए, पीएनआरपी को थोड़ा और प्रमाणित करने के लिए, क्योंकि जो दर्शक है ना वो हमेशा प्रमाण चाहता है, बिल्कुल, कि वो हम विश्वास कैसे करें। कुछ ऐसी घटनाएं बताएंगे कि पीएनआरपी के तहत, चाहे आप जो भी संवाद खुद से ईश्वर से करते हैं, या आप लोग टाइम ट्रेवल भी करते हैं, या इसके जरिए कुछ और भी चीज़ें, कोई ऐसी घटना जिसका प्रमाण हो और कोई जानना चाहे तो आप साबित कर देंगे कि ये ऐसा हुआ था और हमने बताया था तब ऐसा हुआ था। कुछ 2-3 घटनाएं बता सकते हैं आप मुझे? बहुत सारी हैं। जैसे टाइम ट्रैवल का जिक्र आपने किया, तो टाइम ट्रैवल से अब तक हमने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ करी हैं, जिसके वीडियोस हमने, हमारी यूट्यूब चैनल है दिव्यदर्शी डिकोडिंग डिवाइन गाइडेंस, उसके ऊपर हमने वीडियोस रखे हुए हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हमने प्रेडिक्ट किया था। और हम जब टाइम ट्रैवल करते हैं तो हमारी 5 सेंसेस से परसीव करते हैं। जैसे एनएलपी में होता है 5 सेंसेस से भौतिक जगत को, मटेरियल रियलिटी को परसीव करते हैं, वैसे ही पीएनआरपी जो है इट्स अ साइंस ऑफ एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। तो जब टाइम ट्रैवल करते हैं तो भविष्य की जो संभावना है, उस संभावनाओं को हम 5 सेंसेस से सूक्ष्म स्तर पे उस सूक्ष्म जगत के संकेतों को, वाइब्रेशन को परसीव करते हैं। ठीक है। तो जो परसीव करते हैं उसका पेपर पे स्केच बनता है कि ऐसी ऐसी घटना घटेगी। अच्छा। तो कई ऐसे वीडियोस, यहाँ तक कि जो व्यूअर्स है अगर वो चैनल पे जाएंगे तो उनको कई ऐसे वीडियोस मिलेंगे कि हमने टाइम ट्रैवल सेशन किया ये जानने के लिए कि आने वाले हफ्ते में, या आने वाले महीने में, या आने वाले 10 दिन में ऐसी कौन सी बड़ी घटना घटेगी जो टीवी न्यूज़ चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है। ठीक है। अब ये घटना अच्छी भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। तो हम तो स्केच बनाते हैं। और ऐसा हुआ है कि घटना होने के बाद टीवी पर या अखबार में इसका जो विजुअल आया, वो और हमारा स्केच ऑलमोस्ट 99.99% सेम था। तो सर, जब अगर इतनी अच्छी पकड़ है इस पे, तो कभी आपने सरकार की मदद करने के लिए नहीं सोचा? आपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करने के लिए नहीं सोचा? क्योंकि फिर तो, जैसे ये मैं इसलिए पूछा हूँ ना कि जब मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ शो करता हूँ तो दर्शक आके लिखता है कि जब इतने ही काबिल हैं तो बताते तो ये घटनाएं रुक जाती हैं। तो क्या कभी आपने बताया कुछ लोगों से, कहीं कोई प्रमाण उसका? बिल्कुल प्रमाण है। कुछ बातें फॉर सर्टेन रीजंस, सिक्योरिटी रीजंस, मैं पॉडकास्ट में नहीं बता सकता। जो बता सकते हैं कुछ बातें हैं कि बहुत सारी बातें हैं कि जो हमने पुलिस डिपार्टमेंट को हेल्प किया है फॉर नेबिंग एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल। अच्छा। जैसे एक जो था बाबा राम रहीम के साथ में जो उनकी सहयोगी थी हनीप्रीत, इसको 7 स्टेट की पुलिस ढूंढ रही थी। हाँ। तो मैं ऐसे ही, मैं और मेरा पुत्र देवांग टीवी देख रहे थे, हमको लगा ये कोई लेडी कोई हार्डकोर क्रिमिनल भी नहीं है। 7 स्टेट की पुलिस इनको 2 महीने से ढूंढ रही, नहीं मिल रही है। हाँ। तो मैं ऐसे ही मजाक में, चलो हम ढूंढ रहे हैं, हाँ। ठीक है चलो टाइम ट्रैवल सेशन करके पता करते हैं। तो हमने टाइम ट्रैवल करके पता करा था कि वो अभी कहाँ होंगी, और 2-4 दिन के बाद अगर वो तो कहाँ होगी। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमने मीडिया को दिया था। और आपको ध्यान रहे कि हनीप्रीत को मीडिया ने ढूंढा था, पुलिस ने नहीं। मीडिया ने ट्रैक करके जो है ढूंढा था। तो ये रिकॉर्ड में है, दस्तावेजी रिकॉर्ड में है। और वो बहुत सारे ऐसे नहीं, बहुत सारे। कभी सरकार की कोई संस्था की मदद ली हो? मैं बात करूंगा इसके ऊपर। और एक टीवी पे प्रोग्राम आता था, मानो या न मानो। आई वॉज फीचर्ड इन दैट प्रोग्राम। तो सांगली में एक लड़के का मर्डर हो गया था। अच्छा। मतलब एक लड़का, ही वॉज मिसिंग बेसिकली। माँ बाप को ये था कि लड़का मिसिंग है, पुलिस कंप्लेन भी किया था। 15 दिन के बाद लड़के की डेड बॉडी मिलती है। और जहाँ लड़के की डेड बॉडी थी उससे करीब 15 फीट की दूरी पे एक लड़की की भी डेड बॉडी थी। पुलिस ने प्राइमा फेसी केस ऐसा बनाया था कि शायद ये लव अफेयर का मामला है, सुसाइड का मामला है। क्योंकि दोनों की लाशें इतनी डिकम्पोज स्टेट में थी, बुरी हालत में, कि पहचान भी मुश्किल था। तो सुसाइड का केस बनाया था। तो ये लड़के के जो पेरेंट्स ने गुमशुदा की कंप्लेंट एफआईआर लिखाई थी। जब वो डेड बॉडी मिली तो नेचुरली कोई भी डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस जो है उनके परिवारजनों को बुलाते हैं कि भाई आप पहचानो आपका ही परिवार का सदस्य है कि नहीं। लाश तो बड़ी बुरी हालत में थी तो चेहरे से पहचानना मुश्किल था, लेकिन लड़के का जो शर्ट था उससे पेरेंट्स ने इनकी पहचान की कि ये हमारे बेटे का ही शर्ट है। ठीक है। पेरेंट्स का मन में सवाल ये था कि लेकिन हमारा बेटा सुसाइड क्यों करेगा, कोई ऐसी वजह नहीं थी। और उस वक्त मैं कोल्हापुर में था, मेरा वर्कशॉप चल रहा था, तो कहीं, और वो भी गुजराती परिवार थे और मैं भी गुजराती हूँ, तो उस हिसाब से हमारा परिचय हुआ। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ। तो हमने टाइम ट्रैवल करके मैंने बताया कि आपके बच्चे का जो है
मर्डर नहीं, सुसाइड नहीं किया है, मर्डर हुआ है। और वो सारी जानकारी, मर्डर किसने किया, क्यों किया, तो बताया था कि भाई उस दिन जिस दिन मिसिंग हुआ लड़का, उस दिन उनकी बर्थडे थी, तो वो उनकी फ्रेंड के साथ में कोई पिकनिक स्पॉट पे वो गया था। तो वापसी में जब शाम को वो दोनों बाइक पे आ रहे थे, सामने से कुछ बदमाश लोग मिले। बेसिकली उनको रोका गया लूट के इरादे से, बर्थडे था तो उन्होंने कुछ ब्रेसलेट वगैरह ज्वेलरी इस तरह से पहना हुआ था। तो जब उस लड़के ने उसको थोड़ा विरोध जताया, हाथापाई हुई, तो उसमें लड़के को मार दिया। उतना ही नहीं, लेकिन लड़के के पास बाइक थी। सवाल यह है कि भाई ठीक है, लड़की को आत्महत्या कर दी, तो पेरेंट्स ने पूछा उनके पास बाइक थी, वो कहाँ गई? तो हमने टाइम ट्रैवल के जरिए बताया था कि बाइक को जो है ये लोगों ने कोई कुएं में डाल दिया है, तो कुएं में से बाइक भी बरामद हुई। अच्छा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल। कोई ऐसा मामला जो पुलिस रिकॉर्ड में भी हो? ये मामला है पुलिस रिकॉर्ड में, हनीप्रीत का मामला पुलिस रिकॉर्ड में है। वो लोग ये मानते हैं कि आपकी मदद से हुआ? जो प्रोडक्शन हाउस है, जो मानो या ना मानो प्रोग्राम को प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने कोई ऐसे ही मुझे नहीं बुला लिया। जब उन्होंने हमारे बारे में सुना तो मुझे पहले बुलाया, ये पूछा टाइम ट्रैवल क्या होता है, पीएनआरपी क्या है। अच्छा। और जब मैंने बताया तो उन्होंने यकीन नहीं कर लिया। किसी एक बंदे को, डमी बंदे को मेरे ऑफिस भेजा था। मुंबई में मैं बैठता था ऑफिस में, सैटरडे संडे मुंबई जाता था। अभी आप कहाँ बैठते हैं? अभी अहमदाबाद में हूँ मैं। आपको बहुत भीड़ लगने वाली है ये पॉडकास्ट देखने के बाद। इतने कॉल आने वाले हैं ना, ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। जितने गेस्ट मेरे यहाँ बैठे हैं, और खासकर गुजरात के जो लोग बैठे हैं, उनके पास तो बहुत ही कॉल गई है। तो जो विधा आप बता रहे हैं ना, हमारे यहाँ पूर्वांचल में ओझा सोखा ऐसा काम करते हैं। मैं बात करूँगा उस पर, पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। तो उन्होंने डमी बंदे को भेजा मेरे पास जी, कि मैं विकास बोल रहा हूँ पुणे से, और आपके बारे में सुना है, मुझे आपसे मिलना है, ऐसा है। तो मैंने कहा ठीक है, आइए भैया, मेरा ये विजिटिंग, मेरा जो कंसल्टिंग फ़ीस है ये है। लेकिन जैसे ही उन्होंने फ़ोन रखा, तो चूँकि पीएनआरपी डिवाइन कम्युनिकेशन का साइंस है, मुझे एक इंट्यूशन ये हुआ, ये बंदा जो आने वाला है गड़बड़ है कुछ। अच्छा, जेन्युइन क्लाइंट नहीं है। ठीक है। ठीक है, वो आया तो मुझे अच्छा, उसके पहले मैंने सोचा ये आके मुझे क्या पूछेगा, किस बारे में क्वेश्चन पूछेगा। टाइम ट्रैवल करके मैंने कागज़ पे लिख कर वो तैयार रखा था। जब वो मिलने आया तो टेबल पे मैंने वो कागज़ को उल्टा रखा, टेबल पे हमारे बीच में। जैसे उसने बोलना शुरू करा, बोला हो गया, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। तो बोले नहीं नहीं, वो मैं अभी तो आपको कुछ और पूछना चाहता हूँ। ये है टाटा स्टील का स्टॉक मार्केट में प्राइस अभी ये है, मैं जानना चाहता हूँ नेक्स्ट वीक में क्या होगा। मतलब ये काम मैं नहीं करता, सट्टेबाजी का। फिर वही बात खत्म हो गई, वो चला गया। बोले नहीं, मुझे तो ये पूछना था। लेकिन जब मैं ये जो प्रोडक्शन हाउस है सिद्धार्थ काक, अगर आपने नाम सुना होगा, सिद्धार्थ काक जी होते थे, रेणुका शाह ने, और ये सुरभि करके एक टीवी पे प्रोग्राम आता था जिसको वो होस्ट करते थे। सिद्धार्थ काक उस प्रोडक्शन हाउस को हेड करते थे। तो मैं काक साहब को जब मिला तब मैंने उस इंसान को वहाँ देखा। तो मैंने कहा ये तो मेरे पास आए थे कुछ दिन। बोले हाँ, हमने ही भेजा था जांच पड़ताल करने के लिए। और वो प्रोडक्शन हाउस ने, ऐसा नहीं कि मैंने जो कहानी बताई स्टोरी कि ऐसा ऐसा, उन्होंने मुझे बताया, जैसा आप पूछ रहे हैं कि ऐसी कोई घटना बताइए, तो मैंने बताया। तो उन्होंने सांगली शहर में कोर्ट में जाके उसकी जांच परख की कि भाई मेरी बात में कितना दम है, क्योंकि अगर कोई ऐसा वो प्रोग्राम शूट करके टेलीकास्ट करती, इट बिकम्स अ वेरी लीगल इशू। हाँ, कल को कोई, हाँ, तो R&D किया था इन्होंने। लड़के के पेरेंट्स को भी जाके पूछा, सारी बात की, उन्होंने जांच परख करी। उतना ही नहीं, यहाँ तक कि हनीप्रीत का जब हमने टाइम ट्रैवल करके बताया था, तो जो मीडिया वाले हमारे पास आए तो बोले ये कैसे करते हैं, आप करके दिखाइए। हम आपको किसी इंसान की तस्वीर देते हैं, वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा, बताइए। तो मैंने कहा यार, आप इतने सारे मीडिया वाले, सब लोग अलग अलग, हमारा इम्तिहान लगे तो संभव नहीं, कोई एक कॉमन इंसान बता दीजिए जिसको आप सभी लोग जानते हो। तो उन्होंने एक किसी की तस्वीर हमको दी कि अच्छा ये बता दीजिए कि अभी इंसान कहाँ है, क्या कर रहा है, बता सकते हैं। तो मैंने कहा ये मेरा बेटा भी बता देगा। तो मेरे बेटे ने, देवांग ने, उसका टाइम ट्रैवल सेशन करके बताया था कि इंसान अभी जहाँ बैठा है वहाँ किस तरह का माहौल है, क्या क्या चीज़ें कैसे पड़ी हैं। और ये भी बताया था कि वो अभी येलो रंग की कोई मिठाई खा रहे हैं। अच्छा। और सारे मीडिया कर्मी जो थे उन्होंने वहाँ जाके उनको पूछा, और उनको पूछा कि भाई आप, पहले तो स्केच हमने बना के दिया था उसके सराउंडिंग्स का, वो बिल्कुल सही था। और इनको पूछा कि आप इतने बजे क्या कोई मिठाई खा रहे थे? बोला हाँ बिल्कुल, हमारे स्टाफ में एक बंदा जो है वो
अंबाजी का मंदिर माता रानी का है, वहाँ गया था तो वहाँ से प्रसाद लाया था, येलो रंग का एक मोहन थाल बोलते हैं वो लाया था, तो वो मैं खा रहा था। क्या बात है। एक बात मुझे बताएं, एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि जिस विधा की आप बात कर रहे हैं और आपने अभी बातचीत में एक नाम लिया कि दैवी संवाद है ये, डिवाइन कम्युनिकेशन, यस, डिवाइन कम्युनिकेशन, हिंदी में दैवी संवाद दैवी ही संवाद, बिल्कुल। संवाद ही कहेंगे। तो इसको आपने एक नया नाम क्यों दिया? इसको क्यों नहीं आपने ध्यान की वो विधा या इंट्यूशन का सबसे ऊपर का लेवल आपने बताया, इसको एनएलपी से तुलना करते हुए इतना छोटा क्यों आपने बना दिया? ये तो बहुत बड़ी चीज़ है फिर। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले तो एनएलपी से तुलना करके छोटा नहीं करा। हाँ, ये जो मैं डिवाइन कम्युनिकेशन की, दैवी संवाद की बात करता हूँ ना, वो तो पीएनआरपी का एक हिस्सा है। पीएनआरपी में इसके अलावा भी बहुत कुछ है ना। पीएनआरपी अपने आप में, मैंने कहा कि पीएनआरपी, अगर एनएलपी इज़ अ साइंस ऑफ एक्सेलेंस, तो पीएनआरपी इज़ अ साइंस ऑफ एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। अगर एनएलपी इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो पीएनआरपी इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन परसेप्शन। अगर एनएलपी इज़ अ साइंस ऑफ एक्सेलेंस और टेक्नोलॉजी ऑफ सक्सेस, पीएनआरपी इज़ टेक्नोलॉजी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे। मैं पूछता हूँ आपसे, क्योंकि इत्मीनान से बात करने के लिए बैठा हूँ मैं आपसे। अभी आप देखेंगे कुछ बाबा लोगों को, मैं किसी का यहाँ नाम नहीं लूँगा, लेकिन जी। जो संदर्भ लूँगा आप समझ जाएंगे। कोई पर्ची निकाल करके ये बता देता कि तुम क्या दिमाग में लेकर के आए हो, जैसे आपने कहा भी आपने भी एक पर्ची लिख करके रख दी थी। वो ये भी बता देते हैं कि चलो ठीक है क्या होने वाला है, एस्ट्रोलॉजर ग्रह नक्षत्र देख करके बता देते हैं। कुछ ऐसे माइंड रीडर हैं कि आप अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं आपके सामने बैठे तो वो बता देते हैं। तो ये सब क्या कोई ट्रिक है, साइंस है, या आप जो कह रहे हैं वो दैवी वो है, मतलब ये कुछ साइंटिफिक मतलब ट्रिक वाली चीज़ है, या सच में क्या है? आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से आके मिल रहा है कहीं ना कहीं। जो माइंड रीडिंग वाले हैं ना, जैसे आपके बैंक के एटीएम कार्ड का हाँ। पिन बता देते हैं, वो ट्रिक है, अच्छा, उसको मेंटलिज्म बोलते हैं। आप भी करते हैं? नहीं, मुझे नहीं आता है वो। अच्छा, नहीं आता है, ठीक है। झूठ क्यों कहेंगे? हाँ, मैं वो नहीं देख सकता, मैं वो नहीं निकाल सकता। लेकिन हाँ, अगर मैं टाइम ट्रैवल के जरिए वो नंबर जानना चाहूँ तो जान सकता हूँ, हाँ, पर मैं क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करूँ? उधर जाने में, ठीक नहीं है। करें, ठीक है। अब बात आते हैं जो बाबा जी चिट्ठी या पत्री, पर्चा फाड़ते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा ऐसी कोई क्षमता नहीं होती है। जैसे मैंने कहा वो बंदा आने वाला था तो मुझे लगा, तो मैंने सेशन करके लिखा था कि ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये सच है, ऐसा संभावना है, ऐसी क्षमता विद्या होती है। लेकिन ये कहना कि ये केवल मेरे पास है वही वो है। और कोई भगवान की कृपा मुझ पर है, वो आकर मुझे कान में बोल जाती है, ये कहना बिल्कुल गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर परमात्मा की कृपा मुझ पर है, जितनी उतनी ही आप पर है, उतनी ही एक हर जीव पर है। तो अगर मेरे पास ऐसी कोई विद्या है जिससे मैं ऐसा पर्चा फाड़ सकता हूँ, लोगों के जीवन के दुख दर्द दूर कर सकता हूँ, तो हमारे देश को ऐसे करोड़ों बाबाओं की ज़रूरत है, पूरी दुनिया को ज़रूरत है। तो आप, अगर मेरे पास ऐसी कोई विद्या है तो मैं कहूँगा लोगों को सिखाओ भाई। अगर कोई इंसान ये कहता है कि मेरे पास ऐसी विद्या है या ऐसी कृपा है हनुमान जी की या शिव जी की या गणेश जी की, तो शिव जी की कृपा कैसे ऐसी प्राप्त की जाए जिससे हर कोई इंसान ऐसा पर्चा बना सकते हैं, ये सिखाना चाहिए। तो मेरा तो फोकस इस पे है कि क्यों ना इसको सिखाया जाए। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इसमें घुसूंगा तो बड़ी चर्चा हो जाएगी, हमारा दर्शक लेकिन समझ रहा होगा। मैं एक चीज़ आप लोगों से कहूँगा, बीच में रोक के कह रहा हूँ, ऐसा अक्सर कहता नहीं हूँ। अब ये चर्चा मैं दूसरी तरफ मोड़ूंगा, इस तरफ मोड़ूंगा जहाँ से आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल पाए, आप समझ पाएँ, पीएनआरपी के बारे में जान पाएँ, पीएनआरपी से जुड़ना चाहते हैं तो वो जान पाएँ, कुछ चीज़ों को और प्रमाणित करेंगे। क्योंकि स्पिरिचुअल अगर उस डेप्थ में जाऊँगा तो बड़ा दूसरा। तो आप बता दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि दोबारा लेकर के आने की जरूरत है? क्या ये वाला सेक्शन आपको चाहिए, स्पिरिचुअलिटी वाला? एक क्वेश्चन पूछने के बाद मैं शिफ्ट करूँगा आप लोगों की समस्याओं पर। एक बात बताएं मुझे कि अगर मेरे जीवन में कुछ ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी इंट्यूशन बड़ी तेज़ काम करती है, वो सुबह घर से निकलते ही बता देते हैं यार देखना आज तेरे दिन में ना कुछ ऐसा होने वाला है, तुझसे कोई ऐसा मिलने वाला है, समस्या हो जाएगी, या तू यार ऐसा मत कर यार समस्या हो जाएगी, या अपने बारे में सोच लेते हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है या कहीं कुछ हो सकता है। तो ये जो आप बता रहे थे कि ये पूर्वानुमान होना या इस चीज़ों का बारे में ऐसा, हाँ आपने एक चीज़ बताया कि आप ड्राइंग बना देते हैं, अगर हो सकता है कि वो जो, तो ये क्या इंट्यूशन का गेम है या यहाँ भी कोई ट्रिक है या कुछ और है? नहीं, ये गेम है ना, ट्रिक है, ये पूरा साइंस है, ह्यूमन परसेप्शन साइंस है, नंबर 1। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने कहा आपने पीएनआरपी नाम क्यों दिया, इसको एनएलपी से क्यों ना करके छोटा क्यों किया।
वो इसलिए छोटा नहीं किया, लेकिन अगर इसको मैं अगर कोई सरल नाम देना चाहूँ या हमारी जो शास्त्रों के हिसाब से, जो विद्या के हिसाब से नाम देना चाहूँ, तो इसको कह सकते हैं ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या, ये आज भी गांव में बड़ी जिंदा है। ठीक है ना। लेकिन अभी क्या होगा अगर मैं कहूँगा ब्रह्म विद्या, तो नॉर्मल लोगों की सोच क्या है, वो धार्मिक हो जाएंगे। ब्रह्म विद्या मेरे लिए नहीं है, वो तो कोई बड़े संत महात्मा ऋषि, वो साधना करनी पड़ेगी। मैं ये चाहता हूँ, जैसे हमारे देश की जो आबादी है उसमें कहते हैं ना कि हमारा देश युवा देश है, 65% आबादी युवा है। अब किसी युवा को कहो कि ब्रह्म विद्या सीखो, बोले मेरे लिए नहीं है। लेकिन उनको कहो NLP, तो बोला हाँ NLP सुना है, सीखना है। उनको मैनिफेस्टेशन चाहिए, उनको सक्सेस चाहिए, तो इसलिए PNRP साइकोन्यूरो रिपेटनिंग एक मॉडर्न नाम दिया है। हाँ, पर मैं समझ रहा हूँ। इसमें ब्रह्म विद्या की अगर बात करें तो उसमें भी मैंने साइंटिफिक एंगल दिया है। क्या लगता है ये सब अकल्ट का ही पार्ट है? बिल्कुल, सब अकल्ट का पार्ट है ना, चाहे NLP हुआ, चाहे मैनिफेस्टेशन हुआ। NLP को मैं अकल्ट का पार्ट नहीं कहूँगा, नहीं क्योंकि NLP जो ह्यूमन कम्युनिकेशन का मटेरियल एस्पेक्ट है उसको डील करता है। उसमें लोग कहते हैं कि सर वो पास्ट में जा करके उन चीज़ों को निकाल करके फ्यूचर बदल देते हैं, वर्तमान सुखद हो जाता है। मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आता। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी होती है कि वो आपको अपने अंदर घुसने ही नहीं देंगे, फिर वो वहाँ पे NLP कैसे काम करेगी? देखिए, पहले तो NLP में कहीं ऐसा नहीं कि पास्ट लाइफ में जाके, है ना, सर लोग दावा करते हैं NLP में पास्ट लाइफ, हाँ, कि आप रिग्रेट लेकर के बैठे हुए हो, 10 साल के थे, 5 साल के थे, वो ट्रॉमा है जो आगे नहीं बढ़ने उसको दे रहा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं। अच्छा, पहली बात तो NLP में कहीं पर भी ट्रांस में ले जाने वाली बात नहीं आती है। देखिए, ट्रांस तो दैवी वाली बात है। ठीक है ना। NLP क्या है, जैसे कि मैंने कहा NLP इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगर आपका कोई इमोशनल ट्रॉमा है, अगर आपको कोई फियर है, फोबिया है, तो ये आपका एक प्रकार का बिहेवियर हो गया। अब जब कभी भी आपके जीवन में कोई घटना घटित हुई होगी, तो उस घटना को आपने अपने 5 फिजिकल सेंसेस से परसीव की होगी, और उस 5 फिजिकल सेंसेस से परसीव करने का एक स्ट्रक्चर है। ओके, NLP क्या करता है, इट हेल्प्स यू फाइंडिंग दैट स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर क्या है, और उसमें बदलाव कर देता है टेक्निक्स और मेथड्स के जरिए। जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज हुआ, आपका रिस्पॉन्स, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अच्छा, ठीक है। एग्जाम्पल कहूँ तो मान लीजिए एक फिल्म की CD है या DVD है, उस DVD को मैं DVD ड्राइव में डालूंगा तो मूवी दिखेगा स्क्रीन पे, लेकिन उसी DVD के ऊपर मैं किसी पिन से बहुत सारे ऐसे बहुत सारे स्क्रैचेस कर दूँ, उसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर दूँ, फिर आप CD को डालोगे DV में, ड्राइव में, तो क्या होगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एग्जैक्टली। तो आपने दिमाग के अंदर पास्ट के जो अनुभवों को स्टोर किया है, आपकी 5 फिजिकल सेंसेस के अनुभवों के जरिए, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको बदल दिया जाता है, तो उस पर्टिकुलर बिहेवियर के प्रति, उसके प्रति आपका रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। जैसे कोई इंसान लिफ्ट में जाता है, जब एलिवेटर में ऊपर, तो कई बार ऐसा होता है लिफ्ट कहीं फंस गए, और उसके बाद में उसको फोबिया बैठ जाता है, फिर वो क्लस्ट्रोफोबिया हो जाता है, वो लिफ्ट में नहीं जा पाता, भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जा पाता। ऐसे बहुत लोग मेरे पास आते हैं। ठीक है, तो बस 5 मिनट लगते हैं, 5 से 7 मिनट उसका स्ट्रक्चर पता करके उस बिहेवियर को चेंज करने, और उसके लिए आई वॉज फीचर ऑन इंडिया TV, 2 बार इंडिया TV पे मैं गया। अच्छा, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे, पहले जब हुआ था इंडिया TV पे, तो अहमदाबाद से उसको टेलीकास्ट किया गया था, तो कई ऐसे लोग थे दिल्ली के जिनको लगा ये गलत है, फ्रॉड है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप ये जो शख्स हैं जो ऐसा दावा कर रहा है कि मैं किसी का फियर फोबिया को दूर कर देता हूँ कुछ ही मिनटों में, उसको आप दिल्ली यहाँ पे नोएडा में स्टूडियो में बुलाइए। और वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स लोग अपने पेशेंट्स को लेके आए थे, उसमें से एक कमाल साबरी जी थे जो मशहूर सारंगी वादक हैं, जिनको ऊंचाई से डर लगता था, और उसकी वजह से उनको कहीं कॉन्सर्ट में जाना है, वो यात्रा फ्लाइट में, तो बड़ी गड़बड़ होती थी। तो लाइव ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने, अच्छा, एक लड़की है जिसको सांप से डर लगता था, मतलब सांप के चित्र से भी डर लगता था। तो मुझे याद है कि वो एंकर जो थे सौरव इंडिया TV के, तो मैंने उनको पूछा था कि भाई इनका जो डर है सांप का, सांप के चित्र से भी डरती है, अगर मैंने उनका डर दूर कर दिया, आपको कैसे पता चलेगा कि इसका डर दूर हो गया? तो उन्होंने कहा हम उन्हें सपेरे को बुलाया है। अच्छा, सपेरा जो है जिंदा सांप लेके आया है, और वो लड़की जिंदा सांप को देख के भी डरनी नहीं चाहिए।
अब मैं क्या करता, मैं तो वहाँ पहुँच चुका था, मतलब ठीक है, मुझे अपनी स्किल के ऊपर पूरा भरोसा था। लोग खूब आजमाते हैं लोग आपको। हाँ, और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही मैंने उस लड़की के से, जो जिसको कहते हैं एक प्रोसेस, जिसको एंकरिंग कहते हैं, हाँ। और किया, तो उस लड़की ने जिंदा सांप को भी हाथ में ले लिया। वही कमाल साबरी जी जो लिफ्ट में जाने से डरते थे, उसको जब पूछा गया तो बोला हाँ बिल्कुल मुझे डर नहीं लग रहा है। और ऐसे मेरे ख्याल से 14 से 15 लोग थे जिसको अलग 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 किस्म का डर था, और सभी का डर दूर हुआ था। 100% सक्सेस रेशियो था। चलिए, इससे एक चीज़ तो प्रमाणित होती है कि आपकी पीएनआरपी जो है सरदार है, क्योंकि आपने टीबी का भी जिक्र किया, आपने अपनी चीज़ों का जिक्र किया, आपने कुछ घटनाओं का जिक्र किया, तो मतलब ये लगता है कि ये पब्लिक डोमेन में है, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि प्रमाण है, और कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो अब मुझे एक बात बताएं कि जब आपसे जीवन में आते हैं लोग, कंसल्टेंसी तो लेते ही होंगे, सॉरी। कंसल्टेंसी तो लेते होंगे आपसे। जी जी। तो आपको क्या लगता है वो लोग अपने जीवन में कहाँ सबसे ज़्यादा अटके होते हैं? क्यों आज का जो इंसान है वो इस तरह का है, बहुत कन्फ्यूज़न में है, फंसा हुआ है, बहुत रिग्रेट में है, एंजाइटी में है, ऐसा क्यों लगता है आपको? वो देखिए, इसलिए कि इंसान को अपनी प्राथमिकताएं पता नहीं है। सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम है, चाहे वो रिलेशनशिप की इश्यू हो, चाहे इनकी हेल्थ की इश्यू हो, चाहे इनके जीवन की आर्थिक समस्या हो, और यहाँ तक कि वो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो, अच्छा, इनको उनकी प्राथमिकताएं पता नहीं है। ठीक है। पहले क्या होता है, इंसान को चाहिए पैसे कमाना, पैसे कमाना। अब पैसा कमाने के लिए इतना रात दिन भागता है, वो हेल्थ को इग्नोर करता है। पैसा आ गया, अब वो हेल्थ को तो बिगाड़ दिया, अब उसी हेल्थ को ठीक करने के लिए जो पैसा कमाया वो खर्च करता है अभी। हाँ, जो संभव नहीं है। एक बार उम्र निकलने के बाद कहाँ लौटती है। ठीक है ना, लेकिन वो खर्चा करता है ना, भाई पैसा जितना ले लो ठीक कर दो, क्योंकि प्रायोरिटी नहीं पता है इनको। नहीं पता जीवन में कब करना क्या है, और इस वजह ये है कि ही इज़ नॉट एबल टू कनेक्ट विद द डिवाइन। वो जो डिवाइन पावर है वो तो आपको रोज़ भेज रहा है, आपको आज करना क्या है। रोज़ आपके इस शरीर रूपी मोबाइल में मैसेज भेजता है, क्या तुम्हें करना क्या है। अच्छा, बहुत अच्छा आपने टॉपिक उठाया, मैं रोक तो नहीं रहा हूँ आपको? नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। अगर कोई व्यक्ति अब ये सोच रहा हो कि मैं भी उस दैवी कनेक्शन से जुड़ना चाहता हूँ, या वो अपनी चेतना को उस लेवल तक लेके जाना चाहता है, आपके पीएनआरपी को वो समझता है, तो क्या वो कर सकता है, अपनी चेतना को ले जा सकता है? बिल्कुल ले जा सकते हैं, वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। हाँ, फिर ये ब्लॉकेज कहाँ है फिर? हाँ, उनको बस ये तरीका मालूम नहीं है। जैसे अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, हाँ तो आप दुनिया के उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं जो मोबाइल यूज़ करता है। हाँ है कि नहीं? हाँ। बस केवल ये है कि आपके पास उनका नंबर नहीं है, इसलिए बात नहीं कर सकते। नंबर मिले, अगर आपको मोदी जी से बात करना, मोदी जी का नंबर मिले, बात कर सकते हो। तर्क है आपके। ठीक है, नंबर नहीं है। इसी तरह आप चेतना के नेटवर्क से हर उस व्यक्ति से, हर जीव से जुड़े हुए हैं, केवल आपको उनकी चेतना की फ्रीक्वेंसी पता नहीं है। पीएनआरपी सिखाता है हाउ टू ट्यून इनटू दैट फ्रीक्वेंसी। पीएनआरपी आपको सिखाता है हाउ टू ट्यून इनटू दैट डिवाइन फ्रीक्वेंसी आल्सो। और पीएनआरपी से हम क्या क्या बदल सकते हैं? मैंने कहा ना कि पीएनआरपी इज अ साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो वो तो मान ली मैनिफेस्टेशन में या ग्रेटिट्यूड मैनिफेस्टेशन में पहले तो आपका जीवन का नज़रिया बदल सकता है। सबसे पहली बात, जिसको आप जीवन समझते हो, हम क्या समझते हैं कि जीवन मतलब जन्म और मृत्यु के बीच की अवधि जो है उसको हम जीवन कहते हैं, है कि नहीं? हाँ, यही मानते हैं, यही मानते हैं। यही मानते हैं। पीएनआरपी आपको जीवन को जन्म और मृत्यु से परे समझा देता है। ठीक है। कि एक सोल, एक आत्मा है। कहते हैं ना कि परमात्मा से आत्मा अलग हुई, और कहते कि 84 लाख योनि के बाद में इंसान का जन्म मिला। तो ये 84 लाख योनियाँ कौन सी? प्राणी, पक्षी, वनस्पति, कीटक, सरीसृप, परोपजीवी, मनुष्य, ये 7 प्रकार की प्रजातियाँ हैं। अंत में मनुष्य बना। तो आप बहुत सारे लाइफ के बाद में, द डे यू इनकारनेटेड एज ह्यूमन बीइंग, तो आप परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ सर्जन हो। क्योंकि बाकी सारे जो योनियाँ हैं उसमें जो जीव है उसको केवल परमात्मा ने इंस्टिंक्ट दिया है, इंटेलेक्ट नहीं। अंतर्दृष्टि दी है, बुद्धि नहीं दी है, आपको इंटेलेक्ट इंस्टिंक्ट दोनों दे दिया है। तो उसी दिन आप यू आर दी, कहते हैं ना कि फाइनाइट एक्सप्रेशन ऑफ इन्फिनाइट सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परमात्मा की अपार असीम चेतना के अंश हो आप। लेकिन सवाल ये है, क्या आप उस परमात्मा की अपार असीम चेतना का अनुभव कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी चेतना भौतिकता में ग्रस्त है। ठीक है। आपकी प्रायोरिटीज़ आपको नहीं पता है। आपके पास एक कार ऑलरेडी है,
मान लीजिए मारुति अल्टो है, आपकी 4 लोगों की फैमिली है, इसलिए पर्याप्त है। लेकिन पड़ोसी क्रेटा लेके आया, पड़ोसी BMW लेके आया, हम परेशान हो जाएंगे। हम कब लाएंगे? हाँ, अब वो उनको भी अब लानी है, उसके लिए वो जद्दोजहद शुरू कर देता है, हाँ। अपनी क्षमताओं से बाहर चला जाता है, EMI भरना, ले आना, और वहीं से सारा शुरू हो जाता है। कितना कठिन काम होता है ये करना, ईश्वरीय संवाद से जुड़ने का काम कितना बड़ा सरल, कैसे बिल्कुल सरल, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कैसे सर, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जी, आप कहीं जा रहे हैं ठीक है, कार लेके, ठीक है, आपको कहाँ जाना है मालूम है, डेस्टिनेशन मालूम है, जी। लेकिन रूट मालूम नहीं ठीक है ना? जैसे आप नोएडा में बैठे हैं और मान लीजिए आपको गुड़गांव जाना है, और गुड़गांव पता है, लेकिन यहाँ से गुड़गांव कैसे जाएंगे ये नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? दो चीज़ें हैं, या तो लोगों से रास्ता पूछूंगा या तो नेविगेशन लगाऊंगा। बिल्कुल। अब कौन सा तरीका सही है, लोगों को पूछना या मोबाइल में नेविगेशन लगाना? नेविगेशन लगाना। नेविगेशन लगाना। बस समस्या यही है, लोगों के जीवन में जो प्रॉब्लम है, उनको नहीं पता है कि जैसे उनके मोबाइल में GPS है, वैसे ही उनके अंदर परमात्मा ने GGS, गॉड्स गाइडेंस सिस्टम दिया है। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ। ठीक है, अब मैं अध्यात्म से कनेक्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन आप कनेक्ट करवा के ही मानेंगे। ठीक है, हाँ चलिए। नहीं, PNR भी है, आध्यात्म का ही विज्ञान है। तो हम देखिए, जब हम इसको फिर क्यों ना ये सीधे सीधे कहें कि इसका ये जो साइंस की चीज़ें हैं उससे मतलब नहीं है। आप भी एक ऐसी विधा लेकर के चल रहे हैं जो संत महात्मा ये कहते हैं कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ो, उसके बाद क्या अतीत, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, फिर क्या पिछला जन्म, क्या अगला जन्म, आप सब समझ लेंगे। वही आप भी कह रहे हैं हमसे कि आप टाइम ट्रेवल की बात करते हो, तो टाइम ट्रेवल आपको पिछले उसमें लेकर के चला जा रहा है, भविष्य में होने वाली घटनाओं में लेकर के चला जाता है। संत और अध्यात्म भी तो यही कहता है जी, कि खुद पे काम कर लो। आप भी यही कह रहे हैं, खुद पे काम करना है, लेकिन तरीका तो हम इसको अध्यात्म से अलग क्यों मान रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आध्यात्म से अलग है। मैंने ये इसलिए कहा कि देखिए, इसको PNRP क्यों कहा मैंने? जी, ब्रह्म विद्या है, लेकिन इसको PNRP मैंने क्यों कहा? वो इसलिए कि ब्रह्म विद्या जो है, जो प्राचीन समय में थी, वो साधना के स्तर पे ऋषि मुनि लोग करते थे जी, और वो उनकी साधना अलग लेवल पे होती थी। हाँ, अगर आज मैं किसी युवा को या किसी आपको कहूँ कि आपको रोज़ 2 घंटे इतनी साधना करनी है, नहीं करेगा आदमी, नहीं करेगा। लेकिन NLP बना के बेचेंगे तो कर लेगा। हाँ, कर लेगा, ठीक है। योग बना करके बेचेंगे तो कर लेगा, कर लेगा। मेडिटेशन बना के बेचेंगे तो अब कर यहाँ पे लेगा। PNRP में क्या होता है कि आपको ये सिखाया जाता है कि आप कॉन्शियसली, आपका दिमाग जो बॉडी में इम्पल्सिस को भेजता है, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से, उस पर आप कैसे कॉन्शियस कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे उसी साइकिक कमांड के जरिए आप मैनिफेस्टेशन का भी उपयोग कर सकते हैं, आप अपने आप को हील भी कर सकते हैं, आप डिवाइन कम्युनिकेशन के साथ अलाइन भी कर सकते हैं, आप अपने जीवन में सुकून और शांति, हैप्पीनेस का, ब्लिस का अनुभव भी कर सकते हैं। आप उन सारे सवालों का जवाब जो पूरी दुनिया खोज रही है, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का मकसद क्या है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है सर, कोई नहीं सुलझा पाता जल्दी। हाँ, इसके जवाब भी मिलते हैं आपको। लेकिन सर, मेरी क्यूरोसिटी है ना, मैं ये जो सवाल कर रहा हूँ वो क्यूरोसिटी बस कर रहा हूँ कि अध्यात्म कहता है कि जन्मों जन्म लग जाते हैं इस तरह का साधना करने में, खुद को और वहाँ कनेक्ट करने में। आप कह रहे हैं कि ये आसान है? आसान मतलब मैं कहूँ चुटकी में। इतना आसान? इतना आसान है। इसका रास्ता हम इस पे बात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। बताएं ना सर। देखिए, अभी मैं आपको कहूँ कि आप राइट नाउ उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं या नहीं? जुड़ा हुआ हूँ। आप महसूस करते हैं? बिल्कुल करता हूँ मैं। कैसे महसूस करते हैं? क्योंकि जब आज से पहले, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, आज से पहले लाख कोशिश करने के बाद ना, मैं वो कभी नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता, या मेरे सामने चीज़ें पड़ी थी। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ सर, मैं परमात्मा से क्यों जुड़ा हूँ। जब मेरी कभी तबीयत खराब होती है, वायरल के एक्सट्रीम लेवल पे होता हूँ ना, तो इतनी ताकत नहीं होती कि मैं उठ करके एक गिलास पानी उठा लूँ। ठीक है। और आज मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। हम प्रयास करते हैं, बुद्धि दिया तो हम सोचते हैं, लेकिन जो हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है। इसलिए मैं खुद को ईश्वरवादी मानता हूँ।
बिल्कुल। यही वजह है कि मैं ये मानता हूँ कि हर समय कनेक्टेड हूँ। लेकिन उस कनेक्शन को आप महसूस कैसे करते हो? सर महसूस करने का तो यही है ना कि मतलब आपने जब ये मान ही लिया कि उसके बिना कुछ है ही नहीं आपके जीवन में, तो फिर आप अलग कहाँ हो उससे। वो सही है, लेकिन चलिए 2-3 घटनाएं बताता हूँ सर कैसे मैं हूँ। मेरा ये आप दूसरा जन्म मानिए। अब उसके डीप में नहीं जाऊँगा। जब डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि घर वाले इंतज़ार कर रहे थे कि मैं 2 घंटे में मर जाऊँगा कि 4 घंटे में मर जाऊँगा, डॉक्टर ने कह दिया था और उसके बाद मैं बच गया। कब आपकी एज क्या रही होगी? उस समय मैं सर था, ये 2000 की घटना है, मैं उसमें रहा हूँगा करीबन 16 साल के आसपास का। ओके। तो 16-17 साल का रहा होगा, लेकिन वो उम्र ऐसी नहीं थी जिस पे हम जान पाए, वो हमें नहीं पता था, लेकिन ऐसा हुआ। आपको याद होगा, मैं आपको सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ, हम जब ऑफलाइन ऑफ द कैमरा बैठे थे। हम इस पे ऑनलाइन बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। हाँ, तो आपने मुझसे पूछा था सर कि कोई घटना मेरी ज़िंदगी को चेंज किया हो। सेटबैक। सो मैंने 7 साल, आपको 7 या साल का ऐसा। हाँ ऐसा बोला था आपने, लेकिन आपने बोला था आप स्पिरिचुअल हुए, तो स्पिरिचुअल अब मैं हुआ, वो आगे की घटना बता रहा था मैं। लेकिन उसका रूट वहाँ पड़ा है, मैं आपको कहना ये चाहता था। अब मैं आपको बताता हूँ सर। हाँ ये हो सकता है मैं अनकॉन्शियस में रहा हूँ, नहीं पता। उसके बाद मैंने ज़िंदगी में सब्जी बेचा, चायपत्ती बेचा। मैं ये खुल करके एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट पे। मैंने स्कूल में पढ़ाया, नोएडा जैसी एक्सपोर्ट कंपनी में काम किया, फिर मैं टीवी का पत्रकार बना, और पत्रकार बना तो एक्सट्रीम पे गया। आज के प्रधानमंत्री के साथ और तमाम लोगों के साथ मीटिंग है हमारी। एक बीट कवर करता था मैं, बीजेपी मेरी बीट थी, उसकी वजह से मुलाकात हुई। मैं बॉलीवुड के लोगों से मिला, बहुत बड़े बड़े अपराधियों से मिला। जीवन फिर 2017 में सब कुछ छोड़ दिया और गंगा के किनारे 2 साल बैठा रहा मैं। मेरे पास कुछ नहीं था, पीएफ का पैसा निकाल करके मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा था। ये जो घटनाएं, जब मैं उस समय बहुत कोसता था, बहुत बुरे बुरे एक्सट्रीम लेवल के बुरे ख्याल दिमाग में आए, और अब मैं मालिक बन के बैठा हूं। लगभग 26 से 27 लोग मेरे साथ काम करते हैं, 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का मालिक हूं मैं। कहना क्या चाहता हूं सर, अब जब बैठ करके देखता हूं ना पिछले 2 साल से, तो मैं ये मान के चलता हूं कि मैं तो ईश्वर की गोद में बैठा हूं। बिल्कुल। जब घर के लोग मौत का इंतजार कर रहे थे तो जिंदगी बच गई। जब हर चीज मिलती गई छूटती गई तो मेरे हाथ में था ही नहीं सर। इसलिए जो आपने मुझसे पूछा ना, अब इतना एक्सप्लेन करने का टाइम मिल गया तो मैंने बता दिया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं ईश्वर को हर पल अपने साथ महसूस करता हूं। लेकिन ये आपके ईश्वर की अनुकंपा और उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। जी। ये जो कनेक्शन है आपका, वो कनेक्शन क्या है? ब्रीद, सांसों की डोर से हम बंधे हैं। 100% सर, इसको तो कोई नकार ही नहीं ठीक है सकता। ना? जब तक चल रही जिंदा है। बस यही है। लेकिन सवाल ये है कि आर यू एक्सपीरियंसिंग योर ब्रीथ कॉन्शियसली? नहीं। बस नहीं। मैंने कहा ना, इतना है। बस आप खाली ये अभ्यास शुरू कर दो। मैं आपको, जो दर्शक देख रहे हैं, व्यूअर्स, उसको भी बोलता हूँ, एक प्रयोग शुरू करो। हम आ गए सर ध्यान पे। प्रयोग शुरू करो, और मैं आपको यकीन मानो, आप मेरा नंबर दे दीजिए, लोगों का जीवन बदल जाएगा। डाल दीजिए, कहीं नहीं हो तो पड़ेगा सर, मुझे पड़ेगा। फ़ोन कर सकते हैं। कोशिश करो ये कि आप अपने ब्रीथ पे ध्यान दो। जो भी कर रहे हैं वापस लाओ ब्रीथ पे ध्यान। सोते जागते उठते बैठते ध्यान ब्रीथ पे लाओ, और ये सोचना शुरू कर दो कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये शरीर जो है, जिसका नाम सर्वेश दिया है, वो तो उनका माध्यम है। हाँ। वो उनका माध्यम है, मैं परमात्मा हूँ। शुरू में थोड़ी तकरार है, हम कैसे परमात्मा हो सकते, वो तो मंदिर में है, इधर है, रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन बस ये नाटक, खुद के साथ नाटक शुरू करो कि मैं ही भगवान हूँ। उतना ही नहीं, मेरे सामने आसपास जो लोग हैं सभी, वो भी परमात्मा की उसी अपार उन्हीं का रूप चेतना है। का, उन्हीं का रूप है। वी आर ऑल एक्सप्रेशन ऑफ सुप्रीम इंटेलिजेंस कॉन्शियसनेस का उस एक्सप्रेशन है। बस खुद के साथ एक नाटक, एंड हम लोग जस्ट अपना किरदार निभा रहे हैं। धीरे धीरे देखोगे 15-20 दिन के बाद ये नाटक सही होने लगेगा। ये सही हो जाएगा। इतना आसान है। नहीं सर, मैं समझ रहा हूँ, और मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि युवाओं को जोड़ने के लिए भले ही आपने इसका एक नाम दिया, लेकिन आप उसी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के आ रहे हैं जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारे शास्त्र पे तो आज का आधुनिक विज्ञान है सर। अच्छा एक बात बताइए सर, अभी आपने एक बात बोली, इसको आप समझा पाएंगे कि, और लोगों को समझ में भी आएगा कि लोग कहते हैं कि हम जो सोचते हैं उसी डायरेक्शन में हमारी ज़िंदगी आगे बन जाती है, अनकॉन्शियस तरीके, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में जो होता है, जो हमको पता ही नहीं चलता। एक तो हम एक्टिव सोच रहे होते हैं कि हमारा अच्छा हो, हम रुपया कमा लें, ये वो, लेकिन लाइफ दूसरे डायरेक्शन में जाती है। तो उसकी वजह क्या मानते हैं आप? पहले तो ये संकल्पना जो है कि सोचते हैं हम, सोचने का काम कौन करता है? मन नहीं करता है। हाँ विचार को हम दिमाग में अनुभव करते हैं। ठीक है। दिमाग में अनुभव करते हैं, लेकिन विचार आता कहाँ से है?
चित्त से। चित्त यानी मन। नहीं, हाँ। चित्त और मन दोनों अलग है। अच्छा। सबसे बड़ी विटंबना यह है कि हमारे शास्त्रों में चित्त का जिक्र है, कहीं मन तो बात की संकल्पना है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा है गीतोपदेश में कि जो मुझ में अपने चित्त को स्थिर रख के कर्म करता है उसको पाप और पुण्य का बाद लागू नहीं होता है। हाँ, चित्र की ही बात, चित्त की योग बात में क्या मिलती है। कहा गया है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। योग के जरिए चित्त में उत्पन्न होने वाली वृत्तियों के ऊपर अंकुश पाया जाता है। हाँ, जो चित्त की बात है। ठीक है। और ये जो विचार को हम अनुभव करते हैं और इस विचारों की श्रृंखला पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। वो इसलिए कि वी डू नॉट थिंक कॉन्शियसली। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में हर तरह का विचार, हर तरह की संभावनाएं पड़ी हुई हैं। जी। और चित्त जो है वो मोबाइल के रिसीविंग टावर की तरह है। हमारा शरीर मोबाइल से हैंडसेट है, दिमाग सिम कार्ड है, चित्त रिसीविंग टावर है। तो रिसीविंग टावर वो फ्रिक्वेंसीज को, उस विचारों को हमारे दिमाग में भेजता है। लेकिन अगर हम ट्यून कर लें तो उसी विचारों को आकर्षित करेंगे, उसी विचारों को पकड़ेंगे जो अच्छे हैं, जो हमारे जीवन में कुछ अच्छा करेंगे। कोई प्रयोग बता सकते हैं सर कि लोग अपने जीवन में रोज करें तो ये चीज़ें अलाइन हो सकती हैं? सबसे बड़ा प्रयोग यही है, सांस वाला। सांस वाला। अच्छा। सर, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि पीएनआरपी में आप इसको लेते होंगे। जब ये और आध्यात्म दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है और आप उसी को आप बहुत मॉडर्न तरीके से लोगों को लेकर के आ रहे हैं, लोगों की समस्याओं को दूर कर रहे हैं, हेल्थ की, वेल्थ की, तमाम तरीके की। आजकल बहुत चर्चे में है कुंडलिनी जागरण, जिसको चक्रास की बात करते हैं लोग। तो क्या आपके पीएनआरपी में इसको भी, इसके लिए भी कुछ काम करते हैं आप लोग? जी बिल्कुल। तो ज़रा बताएंगे, क्या आप मानते हैं, चक्रास को मानते हैं आप? देखिए, चक्रास हमारे, आप कह सकते हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उसमें मदरबोर्ड होता है। अच्छा। मदरबोर्ड में आईसी होती है, हाँ। डायोड होता है, ट्रांजिस्टर, ये सब पुर्जे होते हैं। तो वैसे ही जिस स्थूल शरीर को हम देखते हैं उसके साथ में चेतना के कई सारे लेयर्स जुड़े हैं। जी। है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मानव शरीर, कारण शरीर, आध्यात्म शरीर, है ना। जैसे एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, सेलेशियल बॉडी, ये अलग अलग 7 लेयर्स कहते हैं। वो क्या है? चेतना के स्तर है। चेतना के स्तर कैसे हमारे स्थूल शरीर से जुड़े हुए हैं? जी। तो नाड़ी से। हाँ। जो 72,000 नाड़ी हैं, उस 72,000 नाड़ी में 14 अति मुख्य नाड़ी हैं, मुख्य नाड़ी है, और उसमें 3 इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना अति मुख्य नाड़ी हैं। और इन नाड़ी का और ये ऊर्जा का जो हमारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है 5 रूप से, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु, ये 5 प्राण और 5 उपप्राण हैं। उपप्राण हैं कुर्किल, कुर्म, नाग, देवदत्त, धनंजय। इसकी चर्चा हम बाद में डिटेल में कर सकते हैं। इसमें ये ऊर्जा के नियमन में चक्रास का बड़ा योगदान है। अच्छा। ओके। तो जो मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठाना, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, ये 7 है। उसके ऊपर भी और 5 हायर लेवल के चक्रास हैं, 12 चक्रास हैं। आमतौर पर हम 7 की ही बात करते हैं। तो यस, जो कुंडलिनी शक्ति की जब हम बात करते हैं तो हमारी ये इनर फेमिनाइन, इनर मस्कुलिन जो है, 2 ऊर्जा के ध्रुव है, वो जहाँ मिलते हैं, जहाँ पर भी कहीं क्रिएशन होता है तो वो कुंडलिनी शक्ति के जरिए ही होता है। वो शक्ति जब जागृत हो जाती है तो ये बिल्कुल सत्य बात है। और इसीलिए मैंने, आपको ध्यान होगा, मैंने कहा कि पीएनआरपी ऊर्जा और कॉन्शियसनेस का विज्ञान है। हाँ। ऊर्जा और कॉन्शियसनेस का क्या नाता है? ऊर्जा के 2 विपरीत ध्रुवों का संयोजन होता है तभी कुछ निर्माण होता है। जी। नर और मादा का संयोजन होता है, एक जीव की उत्पत्ति होती है। लेकिन उस नर और मादा के संयोजन में कॉन्शियसनेस का बड़ा अहम रोल है, चेतना का बड़ा अहम रोल है। तो जो आप कह रहे हैं कि चक्रास का आजकल सुनने में आता है ना, चक्रा एक्टिवेशन, चक्रा बैलेंसिंग, ये वो, और कई बार मुझे लोग आते हैं कि सर आप जो है कुंडलिनी जागरण क्या होता है पूछते हैं। तो मैं कहता हूँ जिस दिन आप इंसान के रूप में अवतरित हुए थे
उस दिन आपकी कुंडलिनी जागृत ही है। होती है। हाँ, तभी तो कुंडलिनी जागृत हुई, तभी आपने इंसान बने हैं ना। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि समय के साथ ब्लॉक हो जाती है अगर आप उनके खिलाफ जाते हैं। उसी पे मैं आ रहा हूँ। जी। ये ब्लॉक हो जाना मतलब क्या है, मैं आपको पूरा गणित समझा देता हूँ। ठीक है। आपको जो मैंने कहा था कि परमात्मा से आत्मा अलग हुई, प्राणी, पक्षी, वनस्पति, कीटक, सरीसृप, परोपजीवी 7 प्रकार की प्रजातियाँ 84 लाख योनि से के बाद में इंसान बना। अब इंसान के अलावा बाकी जितने भी योनि हैं, जितने भी प्रजातियाँ हैं, जितने भी जानवर है, चाहे वो प्राणी की श्रेणी में हो, कीटक हो, पक्षी हो, सबकी रीढ़ की हड्डी हॉरिजॉन्टल है। अच्छा। सभी जीव विचरण करते हैं धरती पे, सबकी रीढ़ की हड्डी हॉरिजॉन्टल है। कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो हॉरिजॉन्टल भी है और 2 पैर पे भी खड़े होकर चलेंगे, जैसे चिंपांजी हो गया, भालू हो गया, लेकिन मूलतः वो उसी क्रम में होते हैं। उसी क्रम में चलते हैं। इंसान ही एक जीव ऐसा है कि जो वर्टिकल रीढ़ की हड्डी लेके चलता है। लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ी रहस्यमयी बात आपको मैं बता रहा हूँ कि इंसान के अलावा बाकी जितने जानवरों के जो बच्चे हैं वो पैदा होते ही चलने लगते हैं। हाँ। पैदा होते ही बोलने लगते हैं, उनकी जो भी भाषा जो भी है ना। इंसान एक ऐसा जीव है जिसका बच्चा न पैदा होते ही न चलता है न बोलता है। हाँ, ये तो सही रोता है। हाँ, रोता है। न रोए तो जानवर के बच्चे रोते नहीं, उनका जो बकरी है तो मैं करेगी, या जो कुत्ता भौंकेगा, या इस तरह से जो भी उनकी आवाज़ है। इंसान का बच्चा पैदा होते ही न चलता है न बोलता है। 6 महीना वो ऐसे ही पड़ा रहता है, हाथ पैर उछालते रहता है, टुकुर टुकुर ऐसे लाइट है तो उसको देख रहेगा, है ना। 6-7 महीने के बाद जब वो पहले चलना शुरू करेगा, तब कुछ हफ्ते या कुछ दिन या कुछ हफ्ते घुटनों के बल जानवरों की तरह हॉरिजॉन्टल स्पाइन लेके चलेगा। हाँ, है कि नहीं। हाँ, वो हमारे बकैया खींचना कहते हैं। और जिस दिन उन्होंने 2 पैर पे सीधा और अपनी वर्टिकल स्पाइन लेके चलना शुरू किया, उस दिन उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई है। अच्छा, ये संकेत है। ठीक है। लेकिन उसके बाद में देखो, परमात्मा ने बनाया है, माया बनाई है, एक गॉड गिवन पाथ भी बनाया है और ईगो गिवन पाथ भी बनाया है। और उनके अभी तक की जो कार्मिक मैच्योरिटी है, पूर्व जन्म के संस्कार आज है, उसके हिसाब से उनको बाय डिफ़ॉल्ट एक डिज़ाइन दिया है, लाइफ का पैटर्न दिया है। और उसको ये भी दिया है कि तू इस बुलबुलैया में से, इसमें से बाहर भी आ सकता, अगर तू चाहे तो। मैंने तेरे को इंस्टिंक्ट दिया है, इंटेलेक्ट बुद्धि भी दिया है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर, इंस्टिंक्ट का भी कर, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे उसके दूसरे फैक्टर्स उसकी चेतना पे हावी होने लगते हैं, और धीरे धीरे ये उसकी चेतना के ऊपर वो कहते हैं ना कि कंटेमिनेशन, एक आवरण आ जाता है। तो जिस दिन इंसान के बच्चे ने 1 साल की उम्र में या जो भी 2 पैर पे चलना शुरू किया, तो उसका मूलाधार एक्टिवेट हो गया। फिर वही बच्चा बड़ा हुआ 15 साल के आसपास, 15 से 18 साल के, पहली बार उसको किसी विजातीय व्यक्ति के प्रति आकर्षण का अनुभव हुआ, अपनी सेक्सुअलिटी का उन्होंने अनुभव करा पहली बार। जी जी। तब उनका स्वादिष्ठान एक्टिव हो गया। अच्छा। लेकिन 14 साल की उम्र आते आते ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन उनके अंदर जो हो रहा है, उसका फ्लो कम होते जा रहा है, ब्लॉक की वजह से। नीचे की तरफ जा रहा है। नहीं, ऊपर तो जा रहा है, लेकिन जैसे मान लीजिए एक फव्वारा है, एक पाइप है, उसमें पानी फोर्स से ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसे ऊपर गया तो बीच बीच में कहीं मान लो कुछ कचरा फंसा हुआ है, तो ऊपर जाते जाते पानी का फ्लो कम हो जाता है। तो स्वादिष्ठान तक आया। अब उसके बाद में यही बच्चा बड़ा हो जाता है, 25 साल की उम्र का, मान लो 25 के आसपास, तब वो अपने करियर का चयन करता है कि भाई मुझे कमाना पड़ेगा, कुछ व्यवसाय करना पड़ेगा, भौतिक कामयाबी चाहिए। तब ये जब अपने करियर का चयन करता है तो मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो गया। वही जब कुछ सालों के बाद शादी करता है, किसी से प्रेम का अनुभूति करता है। स्वादिष्ठान चक्र के एक्टिवेशन में प्रेम की अनुभूति नहीं है जी, केवल सेक्सुअलिटी का अनुभव है। लेकिन अनाहत चक्र जो किसी से प्रेम हुआ, वही 45 साल की एज में पहुंचता है। 40 से 45 साल की उम्र का पड़ाव ऐसा होता है, इंसान अपने करियर के पिक पे होता है जी।
जब उसके वाणी का प्रभाव बढ़ता है, आप कितना अच्छा ताल्लुकात लोगों से संवाद बना पाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आप व्यावसायिक रूप से या अपने कामकाज में कितने सफल होंगे। जी। विशुद्ध चक्र जो वाणी का सेंटर है, और वही 50 साल के बाद इंसान को लगता है अब जीवन में काफ़ी कुछ कर लिया, अब थोड़ा अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ता है। वो इसलिए बढ़ता है कि आज्ञा चक्र सहज ऊर्जा का उद्गमन ऊपर तक आया। लेकिन सवाल प्रॉब्लम ये होता है कि ऊर्जा का उद्गमन यहाँ विशुद्ध तक तो बहुत कम लोगों में पहुँचता है। लेकिन यहाँ पर एक मैं आपको PNRP से जोड़ के बताऊँगा कि मैंने कहा कि इट इज़ अ साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। वो कैसे? तो इंसान का एक ही जीवन में 7 बार जन्म होता है। एक ही जीवन में 7 बार? 7 बार जन्म होता है। अच्छा। समझाता हूँ मैं आपको। जब एक माँ के पेट में, गर्भ में बच्चा कंसीव होता है, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए कुछ ही हफ्तों का गर्भ है, उसमें कोई चेतना नहीं, कोई जान नहीं, इट इज सिंपली ए लंप ऑफ फ्लैश, एक पिंड है। लेकिन एक जीव के निर्माण की विधि तो परमात्मा ने शुरू कर दी, उस क्रिएटिव इंटेलिजेंस ने। जो पिंड का निर्माण हुआ उसको आप कह सकते हैं कि एक पिंड का जन्म हुआ, और साइंटिफिक भाषा में उसको कहेंगे सिम्बायोटिक बर्थ। ठीक है। अब यही गर्भ विकसित होते होते करीब 6 या 7 महीने का गर्भ बनता है, तब वो मूल रूप शरीर करीब करीब डेवलप हो गया जी। है और बॉडी में मूवमेंट आती है, हाथ पैर हिलना शुरू करता है। माँ जो है महसूस कर सकती है कि बच्चा अंदर हिल रहा है। तो उस शरीर में जो माँ के गर्भ में है, उसमें किसी चेतना ने पार्शियली उस शरीर को धारण किया। ठीक है। संपूर्ण रूप से नहीं। ये संभव है कि जिस बच्चे के शरीर में चेतना ने प्रवेश किया, वही चेतना किसी बुजुर्ग व्यक्ति अपनी मरणशैया पे है, ओह, उसी की चेतना पार्शियली गई है। ये पॉसिबल है। लेकिन फिर वो 84 लाख योनियों में जाने वाली यात्राएं क्या होती हैं? सॉरी, जो 84 लाख योनियों में यात्राएं होती हैं, कि वो कहते हैं ना कि तब चुक राज, राज चुक मन नरका, कि एक तपस्वी चुकता है तो राज करता है, राज जब राज से चुकता है तो वो नर्क में चला जाता है। तो योनियां भी तो बदलती हैं सर। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बाद में नहीं, आप पहले मैं पूरा इस पे आऊँगा, बिल्कुल सटीक आऊँगा इस पे। हाँ। तो पार्शियली चेतना किसी बुजुर्ग की चेतना हो सकती है। ठीक है। ठीक है। तो ये जब चेतना शरीर में प्रवेश करती है, इसको कहेंगे बर्थ ऑफ कॉन्शियसनेस। शरीर ने चेतना को धारण किया। पहला बर्थ कौन सा? पिंड का निर्माण। पिंड का निर्माण। दूसरा बर्थ ऑफ कॉन्शियसनेस। यही बच्चा 9 महीने के बाद जन्म लेगा, बाहर आएगा, बायोलॉजिकल बर्थ। तीसरा। ठीक है। तीसरा बर्थ। अब ये बच्चा 6 महीने तक पड़ा है ऐसे बिस्तर पे, न बोलता है न चलता है, लेकिन जैसे ही घुटनों के बल चलना शुरू करेगा तो क्या करेगा? आसपास पड़ी हुई चीज़ों को छूना शुरू। उसको मालूम नहीं है कि ये चीज़ को मुंह में डालना चाहिए, ये चीज़ को छूना चाहिए। छुरी पड़ी है, वो उसको पकड़ने जाएगा। अब देखो, माँ देख रही है, तो माँ कैसे रोकेगी इसको? बोले छुरी है, इसको मत पकड़ो। उसको तो भाषा का ज्ञान नहीं है। माँ क्या करती है? कैसे रोकेगी बच्चे को? वो छुरी को हाथ में लेके हाँ हाँ, ऐसा कुछ इशारे से करेगी, है कि नहीं? हाँ हाँ, इशारे से करेगी। लेकिन बच्चे को ये भी समझ में नहीं आता है। कभी वो उस चीज़ को छू लेगा या कभी ऐसा, तब उसको समझ में आएगा कि इसको छूना चाहिए, इसको नहीं चाहिए। पेन क्या है ये समझ में आएगा। तो जब बच्चा 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद घुटनों के बल चलना शुरू करता है, अपने आसपास की दुनिया को अपनी 5 फिजिकल सेंसेस से अनुभव करना शुरू करता है, और भले ही उसको भाषा का ज्ञान नहीं है, लेकिन संवेदनाओं का अनुभव करना शुरू कर देता है, उसको कहेंगे साइकोलॉजिकल बर्थ। ठीक है। यही बच्चा 2.5 साल का हुआ, आप उसको प्ले स्कूल में भेजोगे, है ना? अब सोचिए, प्ले स्कूल में गया, अब तक वो बच्चा घर में ही था, उसने घर का ही माहौल देखा है। अब पहली बार वो बाहर जा रहा है, समाज को फेस करता है। आपने अपने बच्चे को उनका जो नाश्ते का टिफ़िन बॉक्स है उसमें सैंडविच दिया है। उसके क्लास में कोई बच्चा है, हो सकता है वो नॉन वेजिटेरियन हो। अक्सर हमने अपने बच्चों को सिखाया है कि बेटा बांट के शेयर करना, अपने भाई को शेयर दो, ऐसा करा है, सिखाया है। हाँ, बिल्कुल। वो बच्चा मान के चलिए कि चिकन लाया है नाश्ते में। अब आपका बच्चा वो देखता है कि यार ये कुछ अलग चीज़ है, मेरे घर में ऐसी कभी चीज़ बनती हुई देखी नहीं है। संभव है कि आपका बच्चा उस बच्चे को पूछे ये क्या है, वो बोलेगा अरे चिकन है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है आपका बच्चा कहे मुझे देगा, ले मुझे तुझे मैं तुझे सैंडविच का एक टुकड़ा देता हूँ। हो सकता है वो शेयर करें, पॉसिबल है लॉजिकली। हाँ।
अब उसके पूर्व जन्म की कार्मिक मैच्योरिटी क्या है, संस्कार क्या है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि वो बच्चा उस चिकन को पसंद करेगा या नहीं। सहमत हूँ मैं इस बात से, बराबर, मैं सहमत हूँ, इस पर कोई लॉजिक नहीं। हाँ। बराबर। हम्म। हो सकता है वो पसंद करे, हो सकता है उसको अच्छा ना लगे। वो पसंद करा, मान लो वो घर आके अपनी माँ को बोलेगा, माँ मेरा दोस्त है ना, आज नाश्ते में चिकन लाया था, बहुत अच्छा था, तू क्यों नहीं बनाती है। माँ क्या बोलेगी, अरे हम हिंदू हैं, हम जैन हैं, हम ब्राह्मण हैं, ये तो नॉनवेज है, हम नहीं खाते। बच्चे को नहीं मालूम है नॉनवेज क्या होता है। मामा नॉनवेज क्या होता है, पूछेगा। आप देखिए बच्चा 2.5 साल से लेके 7 साल की जो उम्र है, जर्नी तय करता है, उम्र जो तय करता है। हाँ। उसमें अपने माँ बाप को, घर में बड़ों को तरह तरह का नाप शनाप उठ पटांग सवाल पूछता है। ऐसा, अरे हम सर खुजाने लगते हैं, ये क्या पूछ रहा है कि नहीं? मम्मा मैं कहाँ से आया, बेटा तुझे भगवान जी के घर से लाया, ऐसा है ना, है कि नहीं। तो जब 2.5 से 7 साल की उम्र में बच्चा आपको सवाल पूछता है तरह तरह के, आप जवाब देते हो, कुछ सही कुछ गलत भी। कई बार आपके पास सवाल के जवाब नहीं है तो अवॉइड कर जाते हैं। हाँ, अब निकल लेते हैं कि भाई चलो। अभी वो जब होता है ये प्रोसेस को बोलते हैं सोशल बर्थ। ओके। लेकिन ना कुछ सवालों के जवाब को वो एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ सवालों के जवाब को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन अभी उसमें काबिलियत है आपके सामने वो रिबेल करे, इसलिए वो सुषुप्त स्तर पे दबा के रखता रहेगा, उनकी चेतना में पड़ा रहेगा। यही बच्चा 15-16 साल का होगा, मान लो करीब 12वीं में आएगा, 12th में, तब 12th में आके वो अपने करियर का चयन करता है। भाई मुझे IT में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, क्या करना क्या है। अपनी आजीविका मुझे भी लेनी पड़ेगी, मुझे भी कल को मेरा परिवार होगा, आज नहीं तो 5-10 साल के बाद मैं शादी करूँगा, है ना। तो जब अपने करियर का चयन करता है कि मैं कैसे अपनी आजीविका प्राप्त करूँगा, दैट इज़ फाइनेंशियल बर्थ। ओके। समस्या ये है कि इस फाइनेंशियल बर्थ, कितने बर्थ हो गए? ये हो गए 25। 6। हाँ 6 हो गए। 6 हो गए। हाँ 25-26 साल की उम्र बता रहा था मैं। हाँ ठीक है, 6 हो गए। समस्या ये है कि यहाँ तक आते आते उसकी चेतना के ऊपर बाहर के जो फैक्टर्स है, ज़्यादा हावी हो माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी, दोस्त, सोशल, अभी तो सोशल मीडिया, इसकी चेतना को इतना कंटेमिनेट कर देते हैं कि वो ब्लॉकेजेस बढ़ते जाते हैं। और अभी तो ऐसा हो गया है, एक समय था, आज से अगर 50 साल पहले की बात करिए, देखिए 50 साल पहले लोगों का आध्यात्म की और झुकाव आज के मुकाबले ज़्यादा था। बिल्कुल था। ठीक है, और लोग बिल्कुल नेकी ज़्यादा थी, मटेरियलिज्म इतना नहीं था। उस ज़माने में देखिए, मुझे याद है दिवाली के दिनों में ये था कि इवन अड़ोस पड़ोस वाले भी आते थे, गले लगाते थे। ये आज क्या हो गया, आदमी एकांकी हो गया है, एकांत। पड़ोस वाला भी व्हाट्सएप पे हैप्पी दिवाली भेज देता है, वो भी औपचारिकता निभाने के लिए, कहीं पड़ोसी घर ना आ तो जाए। डिस्टेंस बढ़ गया है। तो इतनी चेतना के ऊपर बाकी परिबल हावी हो जाता है, तो वे ऊर्जा का उद्गमन रुक जाता है। ठीक है। ठीक है, लेकिन लाखों में से कोई एक आध इंसान आपके जैसा, मेरे जैसा, पूर्व जन्म के संस्कार के आधार पर उसको कहीं ऐसा होता है कि यार कुछ तो है, यार कुछ तो है, कोई ऐसी शक्ति तो है, और उसकी खोज करने निकलता है। उनको समझ में आता है, नहीं है मैं इस तरह से जीने के लिए नहीं हूँ, मैं कुछ अलग बड़े प्लान के तहत अवतरित हुआ हूँ, और मुझे उसकी यही लाइन उन लोगों के दिमाग में आती है जो अभी आपने एग्जैक्ट बोला ना। मैं मिला हूँ ऐसे लोगों से, उनके दिमाग में यही लाइन आती है कि अरे यार मैं ऐसे जीने के लिए नहीं, कुछ बड़े उद्देश्य के लिए, कुछ बड़े उद्देश्य के लिए, और उस उद्देश्य की तलाश करता है, शुरू करता है। जब तलाश शुरू करता है उसको जवाब मिलता भी है, और जब तलाश शुरू करता है वो है स्पिरिचुअल बर्थ। ये 7 बर्थ। समस्या है कि आज जो आबादी है ना, उसके 99% लोग इस 7वें पायदान तक नहीं पहुंच पाते। तो PNRP इस पूरी प्रोसेस जो मैंने बताया 7 बर्थ की और 7 चक्रा के ऊर्जा के उद्गमन की, उसको टेक्निकली समझाता भी है, सिखाता भी है। पूरा जीवन तो इसी 7 पे टिका हुआ है। उसको सिखाता आपने भी। फाइनेंस भी ले लिया, सोशल ज़िंदगी भी ले लिया, आपने उसके पहले की ज़िंदगी ले ली, एक तरह से आपने स्ट्रक्चर कर दिया उन लोगों को। Yes. और अगर जीवन स्ट्रक्चर हो गया तो फिर क्या आत्मा और क्या परमात्मा दोनों एक हो जाएंगे। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, आखिरी करना नहीं चाहता था, क्योंकि क्या होता है कि मेरा दर्शक 1 घंटा 20 मिनट के आसपास का मेरा एपिसोड देखता है,
कई बार हमें घंटा 30 भी जाते हैं, लेकिन बहुत लेंदी हो जाता है तो दर्शक कहता है टुकड़े टुकड़े में दो, तो पता है बहुत लंबा कर देंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक यकीन ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा लोग ये बोलेंगे कि उनको पार्ट 2 चाहिए। अमूमन मैं लोगों से कहता था कि पार्ट 2 चाहिए क्या उनको। एक सवाल मेरा ये है कि जब आपके पास कोई हेल्थ और वेल्थ इन दोनों को अलाइन करने की समस्या लेकर के आता है कि आप अलाइन कर दीजिए या इन दोनों से, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज भौतिक जगत में यही दोनों देखते हैं, इनको कैसे सही करते हैं, क्या राय देते हैं उनको, आप इस पे कैसे काम करते हैं? आपने कहावत तो सुनी होगी कि हेल्थ इज़ वेल्थ। जी जी। तो पहले हेल्थ है, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ आएगी, वेल्थ से हेल्थ नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तो हेल्थ और वेल्थ की समस्या को लेके मेरे पास जो इंसान आएगा तो हम ये देखते हैं कि वो उनकी एज क्या है। अच्छा। एज का बड़ा महत्व है। कोई 60 साल का इंसान मेरे पास आएगा और वेल्थ की समस्या को लेके आएगा, अभी 60 साल या 65 साल की एज है, तो जाहिर सी बात है कि आज का एवरेज ह्यूमन लाइफ अगर आप निकालिए, एवरेज 65 साल के आसपास है। 80 गिन लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ, साइंस तो बहुत कम करती है। हाँ। 70-80 की साल, तब उनके पास केवल 15 से 20 साल बचे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आपने 45 साल की उम्र तक दूसरों के लिए जिए, आप अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए। 45 साल के बाद करीब करीब इंसान जो है, अब मालूम है उनको कि भाई 15 साल के बाद रिटायरमेंट होना है, तो 45 से 50 के बाद वो अपनी रिटायरमेंट को प्लान करना शुरू कर देता है। हाँ। और अगर 45 साल तक इंसान ने अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए जो करना था वो कर दिया, तब तो वो संतुष्ट होता है कि भाई चलो ठीक है, मेरे बच्चे वेल प्लेस्ड हैं, सब कुछ ठीक है। नहीं कर पाया तो व्यथित होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर 45 साल तक आप नहीं कर पाए ना, तो फिर छोड़ दीजिए, नियति पे आप कुछ नहीं कर सकते। सब बहुत लोग उदास हो जाएंगे। नहीं, और क्या करोगे, आप अपने लिए जिए। अगर आपका बेटा आपके कहे में नहीं है, बिल्कुल आप उसको काउंसलिंग करा सकते हैं, उनको कोर्स में, हमारे कोर्स में भेज सकते हैं, हम हेल्प करेंगे। लेकिन फिर आप 45-50 साल की उम्र के पड़ाव में भी अगर आपने वेल्थ नहीं कमा पाए, तो उसमें आप फिर पैसे के पीछे भागेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। हेल्थ भी चली जाएगी। हेल्थ भी चली जाएगी। मैंने कहा ना कि वो जो अलग अलग एज पे अलग अलग बर्थ हैं, जब इंसान को लगा 45-50 साल के स्पिरिचुअल बर्थ, तो आपने जो करना था, जितना कर चुके कर लिए। शायद आपके पूर्व जन्म के संस्कार या मैच्योरिटी इतनी नहीं थी, लेकिन अब जो शेष जीवन बचा है उसको आगे के जीवन को बेहतर करने के लिए कर दो, नहीं तो वही हो जाएगा फिर। मैं ऐसे कई इंसान देखे जो 75 साल की एज में भी हाय तौबा मचा रहे हैं, वेल्थ को लेकर, पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर। और वो फिर ना कई तरह से पारिवारिक रूप से बीमार होते हैं, शारीरिक रूप से बीमार होते हैं, मानसिक रूप से बीमार होते हैं। और वो तो है, लेकिन कैसे है ना कि सुकून की मौत भी नहीं होती है। हाँ, क्योंकि इच्छा में तो वो कहते हैं प्राणत का होता है, जब तक इच्छा नहीं छूटती प्राण निकलता नहीं है। और जब सुकून की मौत नहीं होती है तो उसका इम्पैक्ट दूसरी लाइफ पे आता है। एक बात कहा सर आपने, अगर वो सवाल नहीं पूछूंगा तो अधूरा रह जाएगा। आपने कहा कि आप कोर्सेज भी कराते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं जी। और आपने बोला कि लोग संपर्क, तो इसको देखने के बाद भी बहुत से ये लोग सोच रहे होंगे कि वो पीएनआरपी के बारे में जानना चाहेंगे, कोर्स करना चाहेंगे या सीखना चाहेंगे, तो वो कैसे आपसे मिल सकते हैं, कैसे कराते हैं, क्या प्रोसेस है आपका? हमने हैप्पी लाइफ यूनिवर्सिटी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। अच्छा। उसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपने स्कूल और कॉलेज में जाके जो भी एकेडमिक पढ़ाई करी, उसने आपको आपकी आजीविका के लिए तैयार किया है। जी। आप कैसे पैसे कमाएंगे उसके लिए, जीवन के लिए तैयार नहीं किया है। और यही वजह है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, आईपीएस, आईएएस लोग भी आत्महत्या करते हैं, ऐसे सुनने में आते हैं। हाँ। क्योंकि उन्होंने पढ़ाई कर ली, लेकिन जीवन की चुनौतियों से कैसे झेलना नहीं पता है। हैप्पी लाइफ यूनिवर्सिटी को इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि हम आपको जीवन के लिए तैयार करेंगे। तो सबसे पहले उसमें हमारा एक कोर्स है दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड्स, जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आप कैसे डिवाइन गाइडेंस को प्राप्त कर सकते हैं। ओके। और अपने जीवन के अहम निर्णय को बेहतर तरीके से ले सकते हैं। और फिर पीएनआरपी में, जैसे एनएलपी में होता है प्रैक्टिशनर, मास्टर प्रैक्टिशनर, इसमें पीएनआरपी में भी प्रैक्टिशनर लेवल है, जिसके जो मेथोडोलॉजी को सीखकर आप अपने जीवन के अंदर सुकून, हैप्पीनेस ला सकते हैं, एक कामयाबी ला सकते हैं, बैलेंस्ड कामयाबी मैं कहूँगा, कामयाबी ला सकते हैं।
और मास्टर प्रैक्टिशनर के लेवल पे आप सीखकर दूसरों को भी ये सिखा सकते हैं। तो लगभग कितने स्टूडेंट आपके आजकल आज इंडिया में होंगे? 94 से लेकर, मतलब 94 में तो खुद आपने किया होगा, कब से कर रहे हैं, मतलब लोगों के लिए कब से ये? मैं इसको प्रोफेशनली कहूँ तो मैं 2002 से कर रहा हूँ। अच्छा। 2002 से। ओके, मतलब 8 साल खुद पे आपने काम किया। हाँ, उसके बाद खुद पे लगभग कितने लोग होंगे हिंदुस्तान में आपके इसमें? लाखों होंगे। आपने तैयार किए हैं? हाँ, लाखों होंगे। लाखों लोग। हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं है, बड़े शहर, जहाँ पर मैंने अपने वर्कशॉप्स ना किए हो। आप अगर मान लीजिए पंजाब से ले लीजिए तो लुधियाना, पटियाला, जालंधर, चंडीगढ़, अमृतसर, हर जगह वर्कशॉप किए हैं। आप ले लीजिए यूपी तो मुझे याद है बिजनौर, अमरोहा, गजरौला, बरेली, यहाँ पर भी किए हैं, लखनऊ, कानपुर। मतलब समझ गया, ऊपर से लेकर नीचे तक आपने किया है। हाँ, साउथ में मैं चेन्नई से नीचे नहीं गया क्योंकि वहाँ लैंग्वेज की बैरियर है। वहाँ के लोग हमारी अंग्रेजी भी नहीं समझते, हिंदी तो समझते ही नहीं है। हाँ। तो साउथ में मैंने वर्कशॉप्स बहुत कम किए हैं, लेकिन हाँ, वहाँ पे कुछ लोग हैं जो वहाँ के लोकलाइज नहीं है, जैसे महाराष्ट्र से हैं, राजस्थान से हैं, गुजराती लोग बहुत हैं, मारवाड़ी लोग हैं, तो वो वहाँ पर हैं, वो फॉलो करते हैं। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि पीएनआरपी मैं समझ गया और बहुत अच्छे तरीके से समझ गया, क्योंकि बाकी विधाओं में मैं पहले बात कर चुका था। आप इसको लेकर के इन फ्यूचर किस तरह का गोल देखते हैं? क्योंकि मैंने सुना कि आपके जो बेटे हैं वो इसके और एक्सट्रीम लेवल पे काम कर रहे हैं, जहाँ तक आपने किया उसके आगे आपने उनको बढ़ाया है। तो इसको कैसे आप इन फ्यूचर में कैसे भारत में भविष्य देखते हैं, या जो आपके लोग हैं, लाखों लोग जो तैयार हुए हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या रूप होगा इसका? मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ कि मेरा जो पुत्र है देवांग, वो टाइम ट्रैवल करता है। मतलब पीएनआरपी का ही एक हिस्सा है टाइम ट्रैवल, जिसमें आप अपनी 5 फिजिकल सेंसेस को सूक्ष्म स्तर पे एक्स्ट्रा सेंसरी और हाइटन सेंसरी लेवल पे लेके जाके फ्यूचर को भी देखते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। और ये हम ये नहीं करें कि हम ही करते हैं, अब तो हम सिखाते भी हैं। तो लाखों लोग करते हैं। हाँ, नहीं, टाइम ट्रैवल लाखों लोग नहीं करते अच्छा, हैं। दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स जो है उसमें करीब अभी तक मतलब 2023 में मैंने उसको लॉन्च किया। 2023 से लेकर अभी तक 19,000 लोगों ने दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स में हिस्सा लिया है। और उसके बाद में एक साइकिक मास्टरी कोर्स है, उसमें अब तक करीब 360 लोगों ने हिस्सा लिया है। 360 लोगों। और टाइम ट्रैवल जो अल्टीमेट जो है उसमें अब तक 40 लोगों ने हिस्सा, 40 लोग हैं, 40 लोग हैं जो हमसे सीख रहे हैं। और जहाँ तक पीएनआरपी का सवाल है वो तो अनगिनत है। पीएनआरपी और एनएलपी को मिला के हमारे जो वर्कशॉप्स होते थे उसमें तो गिनती नहीं करी है, लाखों होंगे। इस अलग अलग विधाओं में एक्सपर्टीज लेने में कितना समय लग जाता होगा? देखिए, मैं ये कहूँगा एक्सपर्टीज, ये प्रैक्टिस का विषय होगा ना? नहीं, प्रैक्टिस का मैं नहीं कहूँगा। इट्स नॉट प्रैक्टिस, इट इज़ यूज। द मोर यू यूज इट प्रोफिशिएंट द मोर प्रोफिशिएंट यू बिकम। जितना ज़्यादा उपयोग करोगे उतना ज़्यादा आप प्रोफिशिएंट बनोगे। वो करत करत अभ्यास के जड़ मत। जैसा आपने साइकिल चलाना सीखा, आपने सीख लिया, उसके बाद में जब आप साइकिल चलाते हो तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपको कहीं जाना है, आप यूज़ कर रहे हो। तो इसका मतलब मान लूँ मैं सर कि आने वाले वक्त में बहुत सारे लोग पीएनआरपी के हिंदुस्तान में लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर रहे होंगे और लोगों को एक नए यात्रा पे लेके जा रहे होंगे, ऐसा मैं मानूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने पीएनआरपी को एनएलपी का बाप क्यों कहा। अमूमन होता क्या है कि हमारे यहाँ देसी लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं कि जब कोई चीज़ उससे कई गुना ज़्यादा हो और कहते हैं ना कि भाई मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, क्योंकि जो तुम हो तुमसे बहुत कुछ, या मैं जानता हूँ, या तुमको मैंने बनाया। ये कहने का एक सिंबॉलिक मेरा मतलब था। आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिन लोगों ने एनएलपी पे अब तक देखा होगा उनको पता होगा कि उसमें हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं साइंटिफिक तरीके से आपके वर्तमान जीवन में आपको सुधारने की, दुरुस्त करने की चीज़ होती है। लेकिन पीएनआरपी के बारे में जब आपने सुना होगा तो वो आपको वर्तमान में तो सुधारते ही हैं, आपके शारीरिक संरचना का अलाइनमेंट तो वो करते ही हैं, उसके साथ ही आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू करवाते हैं, जहाँ आपके 6 सेंसेस होते हैं, जिसको आकाशीय मार्ग की बात कर रहे थे, जहाँ पे और भी उनकी जो विधाएं हैं कि एक तरफ आप समाज को समझते हैं, अपने हेल्थ और वेल्थ को क्रिएट करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ पीएनआरपी ये जानता है कि असली यात्रा तो आध्यात्मिक है, तो वहीं से वो आपको आध्यात्मिक की तरफ भी लेकर के जाते हैं। और इन दोनों का अलाइनमेंट हो जाए तो मुझे लगता है कि फिर ये जीवन तो सफल हो जाएगा।
अगर आपको लगता है कि पीएनआरपी के बारे में कोई कन्फ्यूज़न है, आपके कोई सवाल ऐसे हैं जो रह गए हैं, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं वापस से अश्विन सर से कहूँगा कि वो आएँ और हम इस पे बात करें और हम इसका पार्ट 2 लेकर के आएँगे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से सवाल, कम से कम 100 से ज़्यादा सवाल तो मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। तो जो मेरा दर्शक है उसके दिमाग में तो जाने कितने सवाल होंगे। तो अगर आपको लगता है कि पार्ट 2 की ज़रूरत है और आप अपनी जानकारी को और बढ़ाना चाहते हैं, या कुछ ऐसा रह गया है कि जो पूछना बहुत ज़रूरी था और मैंने इस 1.5 घंटे के पॉडकास्ट में नहीं पूछा है, क्योंकि समय का एक लिमिटेशन होता है, उसी में हमको चीज़ों को कवर करना होता है, तो मैं आप लोगों के उस कमेंट का स्वागत करूंगा और आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, जो आपके सवाल होंगे, मैं उसको कंपाइल करके वापस अपने गेस्ट के सामने रखूंगा, क्योंकि मेरा भी उद्देश्य यही होता है कि हम जो बनाते हैं और आप जो 1.5 घंटा हम में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके जीवन में भी बदलाव आना चाहिए। और अगर आपके जीवन में बदलाव आता है, जैसा कि आप लोग मेरे लाइफ में आकर के ये कहते हैं कि आपके जीवन में ये बदल गया, पिछले 2 दिन पहले मैं लाइव था तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सर आपके पॉडकास्ट को देख करके बुलेट ले लिया, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था लेने के लिए। किसी ने ये कहा कि मैं एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि सर मैं पेशे से तो धोबी हूँ, मैं इसका व्यवसाय करता हूँ लॉन्ड्री का, और अब मैंने आपकी वजह से पैसा बचाना शुरू कर दिया। तो ये सारी बातें ये बताती हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि समाज में एक छोटा सा ही बदलाव आ रहा है तो वो ठीक है। तो इस पॉडकास्ट में भी मैं ऐसा चाहूँगा। और यकीन मानिए कि असली यात्रा तो वही है जो इस जीवन से लेकर के उस जीवन को साधने तक की हो, लेकिन बड़ा वक्त लग जाता है, क्योंकि जब हम अपने जवानी में होते हैं, जब अपने परवान जब चीज़ें चढ़ रही होती हैं और जब हम बाहुबल हमारे पास होता है, धनबल हमारे पास होता है, तो हमको समझ में नहीं आता। लेकिन वक्त बड़ा गजब की चीज़ है कि आपको कभी ताकतवर बनाता है, लेकिन किसी मोर्चे पे ला करके ये एहसास करा देता है कि आप कुछ नहीं हो, जो था वो मैं था, मैंने आपकी जर्नी तय करवाई और वो समय होता है जाने का यहाँ से। तब ये एहसास होता है कि बहुत कुछ छूट रहा है, उससे पहले तैयारी करनी है। तो पीएनआरपी जैसी चीज़ों को आप ज्वाइन कर लीजिए, भगवान में थोड़ी आस्था बढ़ा लीजिए, ज़िंदगी की सारी मुश्किलें सुलझ जाएंगी। 2 चैनल और भी हैं जिस पे विजिट कर सकते हैं, जो अर्बन सन्यासी है, जहां आप पे इसी की हार्डकोर बात होती है, इनर वेल्थ है, वहां भी जा सकते हैं। और अंत में फिर यही कहूँगा कि आप इंतज़ार करिए एक नए एपिसोड का, और मैं इंतज़ार करता हूँ एक गेस्ट का।